होस्ट के भीतर दौलत की बेइंतहा चाहत को देखते हुए शेनहाउ सिस्टम बाइंड हो रहा है। हर सेकंड खाते में आएगा 1 रुपया, यानी एक दिन का 86,400। तुमने 4 साल तक खून पसीना बहाकर जो 86,000 रुपए बचाए थे, सिस्टम उसे महज एक ही दिन में तैयार कर देगा। मगर अभी तुमने मजे लेना शुरू भी नहीं किया था कि सिस्टम ने तुम्हें तुम्हारा पहला टास्क थमा दिया। तभी अचानक माताजी का फोन आ जाता है। माताजी की आवाज में एक झिझक थी। उन्होंने पूछा कि अगले महीने दादी का 70वां जन्मदिन है, क्या घर आ सकोगे? तुमने फोन थामे हुए दबी आवाज में कहा, देखता हूँ। बात यह नहीं थी कि तुम जाना नहीं चाहते थे, बल्कि तुम जा ही नहीं सकते थे। क्या घर जाकर रिश्तेदारों को ये बताते कि तुम बड्ढे शहर में दोपहिया वाहन पर खाना पहुंचाने डिलीवरी का काम करते हो? इसी बीच फोन से पिताजी की भारी और गुस्से से भरी आवाज गूंजी कि तुम्हारे पंख निकल आए हैं, घर की परवाह नहीं है, आज से समझो हमारा कोई बेटा ही नहीं है। लेकिन अगले ही पल पिताजी की आवाज धीमी हो गई और उन्होंने आह भरते हुए कहा कि बाहर तुम्हारी जिंदगी भी आसान नहीं है। ये सुनते ही तुम्हारी आंखें पूरी तरह नम हो गईं। तुमने मोबाइल बैंकिंग ऐप खोला और उसमें बचे उस मामूली से 86,000 के बैलेंस को देखा, जो तुम्हारी 4 साल की जमा पूंजी थी। इस शहर में मकान की कीमत 60,000 प्रति वर्ग फीट है। तुम्हारी इस रकम से आधा वर्ग फीट भी नसीब नहीं होता। टिंग! दिमाग में अचानक बिना किसी भावना वाली एक मशीनी आवाज गूंज उठी। दौलत के लिए तुम्हारी कभी न खत्म होने वाली भूख को भांपते हुए शेनहाउ रिच सिस्टम पूरी तरह बाइंड हो चुका है। तुम झटके से बिस्तर से उठ बैठे और खुद को एक जोरदार तमाचा झटका दिया। उस तेज दर्द ने एहसास कराया कि ये कोई सपना नहीं है। तुमने आंखें बंद करके मन में स्क्रीन को याद किया तो पता चला कि शुरुआती कमाई एक सेकंड में 1 रुपया है। इसका मतलब हुआ कि तुम एक मिनट में 60 और एक दिन में 86,000 कमाओगे। 4 साल की तुम्हारी कमाई अब ये सिस्टम सिर्फ एक दिन में ला कर देगा। इसके तुरंत बाद स्क्रीन पर मैसेज आया, 10 लाख खर्च करते ही लेवल 12 जाएगा। साथ ही एक शुरुआती टास्क भी मिला, दोपहर 5 बजे से पहले नौकरी से इस्तीफे का फॉर्म भरना होगा। इनाम में एक बम्पर गिफ्ट बॉक्स मिलेगा। वैसे भी तुम इस काम से पूरी तरह ऊब चुके थे। अगले दिन सुबह 10:30 फोन पर स्टेशन मास्टर हाई स्ट्रॉन्ग उच्च क्षमता वाले बॉस की बतख जैसी तीखी आवाज गूंजी, जो तुम्हें तुरंत काम पर आने के लिए चीख रहा था। तुम्हारी पुरानी आदत के मुताबिक तुम माफी मांगने ही वाले थे, पर अगले ही पल खुद को रोक लिया। जब नौकरी छोड़नी ही है तो फिर किस बात की जल्दी? तुमने फौरन सिस्टम की स्क्रीन देखी। वहां 36,000 रुपए से ज्यादा का बैलेंस निकालने के लिए तैयार था। जैसे ही तुमने मन में पैसे ट्रांसफर करने को कहा, फोन पर बैंक का मैसेज आ गया। खाते में सीधे 36,000 आ गए और कुल रकम 1,20,000 हो गई। इस नंबर को देखकर तुम अपने कमरे में पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगे और फर्श को पीटने लगे। इसके बाद तुमने सबसे साफ वस्त्र पहने पीली वाली डिलीवरी वाली शर्ट हाथ में ली और दरवाजा बंद कर सीधे स्टेशन की तरफ वाहन बढ़ा दिया। सामने से आती हवाओं के बीच तुम मस्ती में गाना गाने लगे। 4 साल में पहली बार तुम्हें इस शहर की हवा इतनी हसीन लगी। देखते ही देखते तुम स्टेशन के गेट पर थे, जहां सिर्फ बॉस अकेला बैठा फटाफट आर्डर सेट कर रहा था और साथ ही बासी ब्रेड मुंह में ठूंस रहा था। जैसे ही तुमने अंदर कदम रखा, बॉस ने बिना सिर उठाए हमेशा की तरह डांटना चाहा, मगर बात पूरी होती उससे पहले ही तुमने उन्हें एक तरफ खिसका दिया, जिससे वह कुर्सी समेत घूम गए। बॉस के मुंह का निवाला बाहर आते आते बचा और वह तुम्हें देखकर सन्न रह गए। आज तुम न सिर्फ साफ सुथरे कपसों में थे, बल्कि बालों में पानी लगाकर आए थे। सबसे बड़ी बात, तुम्हारी वह पीली यूनिफॉर्म कहाँ थी? बॉस की नजर तुम्हारे हाथ वाले थैले पर टिकी, जहाँ वह पीला रंग साफ दिख रहा था। तुमने आराम से पैर पर पैर चढ़ाया और पूरे रौब से बोले, बॉस मैं नौकरी छोड़े रहा हूँ। बॉस पूरी तरह चकित रह गए। उन्होंने तुम्हारे माथे पर हाथ लगाया। बुखार तो नहीं है? क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुमने उनका हाथ हटाया और दोबारा कहा कि ये कोई मजाक नहीं है। बॉस ने चुपचाप एक सिगरेट सुलगाई और एक तुम्हें भी दे दी। दोनों गेट पर बैठकर धुआं उड़ाने लगे। चारों तरफ सन्नाटा था। जब बॉस ने पूछा कि क्या कोई बढ़िया काम मिल गया है, तब तुमने सिर हिलाकर मना किया और कहा कि कोई दूसरी नौकरी नहीं है, बस दादी से मिलने घर जाना है। तुमने जमीन पर बनती परछाई को देखा और धीमे से कहा कि 4 साल हो गए, एक बार भी घर नहीं गया। बॉस ने सिगरेट बुझाई, उठे और दराज से इस्तीफे का कागज निकालकर तुम्हारी तरफ फेंक दिया। तुम्हें टेबल पर चींटियों जैसी लिखावट में लिखते देख उन्हें 4 साल पुराना वह पहला दिन याद आ गया। उन्होंने ठंडी सांस ली और कागज खींचते हुए कहा, अकाउंट सेक्शन में कह दिया है, सैलरी शाम तक आ जाएगी। तुम सीधे खड़े हुए और उन्हें सम्मान से झुककर प्रणाम किया। बॉस, इन बीते सालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बॉस इस व्यवहार से असहज हो गए। उन्होंने कंधा थपथपाते हुए कहा कि शादी में जरूर बुलाना। तुम हंसे और बोले कि मोटा शगुन तैयार रखना। फिर शाम की विदाई पार्टी तय करके तुम अपने पुराने दोपहिया वाहन पर निकल गए। तभी अचानक पीछे से बॉस ने आवाज दी। इस काम में कोई शर्म नहीं थी। वह गेट पर खड़े थे और चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। आगे जो भी करो, इस रास्ते पर झेली हुई मुश्किलों को मत भूलना। तुम कुछ पल रुके, फिर मजबूती से सिर हिलाकर वाहन को ट्रैफिक में आगे बढ़ा दिया। इसी बीच दिमाग में सिस्टम की आवाज सही समय पर गूंजी। पहला टास्क पूरा हुआ, इनाम शानदार गिफ्ट बॉक्स। तुम अपनी
अपनी खुशी को काबू में करते हुए कमरे पर पहुंचे, दरवाजा खिड़की अच्छे से बंद की और मन में बॉक्स खोलने को कहा। अगले ही पल सिस्टम की बात सुनकर तुम्हारे होश उड़ गए। टिंग, बधाई हो, आपको मिला है एक आलीशान इंटरनेशनल सिटी वाला 720 स्क्वायर मीटर का डुप्लेक्स अपार्टमेंट। टिंग, बधाई हो, आपको मिली है एक चमचमाती मर्सिडीज G63 कार। वह इस शहर के सबसे महंगे इलाके की सबसे खास इमारत थी, जिसकी कीमत 30 लाख प्रति वर्ग मीटर से ज्यादा थी, यानी पूरे घर की कीमत 20 करोड़ से ऊपर। और वे मर्सिडीज कार भी उस आलीशान घर की खास पार्किंग में खड़ी हो चुकी थी। 20 मिनट बाद तुम अपने पुराने दोपहिया वाहन से सोसाइटी के गेट पर पहुंचे। यहाँ से तुम न जाने कितनी बार सामान पहुंचाने गुजरे थे, पर कभी अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। जैसे ही वाहन रोका, एक सुरक्षा कर्मी भागता हुआ आया और शालीनता से बोला कि सामान यहीं रख दीजिए, हम ऊपर पहुंचा देंगे। तुमने अपने 200 रुपए वाले कप्सों को देखा और शांति से कहा, मैं यहाँ सामान देने नहीं आया, मैं यहाँ का मालिक हूँ। सुरक्षा कर्मी का चेहरा देखने लायक था। उसने तुम्हें और तुम्हारे खटारा वाहन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर भी तसल्ली के लिए फोन घुमाया। तभी फोन से उसकी बेहद ऊंची आवाज सुनाई दी, नंबर 7 वाली आलीशान बिल्डिंग। जब वह वापस आया तो उसका अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। उसने 45 डिग्री झुककर सलाम ठोका। महोदय, आपका स्वागत है। तुम आगे बढ़ने ही वाले थे कि पीछे से हील्स की खटखट सुनाई दी। एक बेहद खूबसूरत और शानदार फिगर वाली कॉर्पोरेट कप्सों में सजी महिला भागती हुई आई और सांस लेते हुए बोली, नमस्ते सर, मैं आपकी खास मैनेजर क्लाउडमंथ, चंदन जैसी शीतल हूँ। तुम्हारे दिमाग में कुछ ड्रबदा विचार आने लगे, पर तुमने तुरंत उन ख्यालों को झटक दिया। उस महिला ने कागजी काम पूरा कराया। जब स्टाफ ने दोनों हाथों से घर के दस्तावेज सौंपे तो तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। हद तो तब हो गई जब मैनेजर ने मुस्कुराते हुए बताया कि मैनेजमेंट की तरफ से 2 साल की मेंटेनेंस फीस मुफ्त है, जो कि हर साल सिर्फ 1,48,000 है। तुमने जिंदगी में सबसे कीमती चीज 3800 रुपए का ड्राइविंग लाइसेंस देखा था, और यहाँ सिर्फ 1 साल की फीस 1,48,000 थी। 2 साल की लगभग 3 लाख। इसका मतलब अगर तुम बिना खाए पिए खाना पहुंचाने का काम करते तब भी 5 साल लग जाते। तुम उसके साथ खास लिफ्ट में बैठे जो सीधे 39वीं मंजिल पर खुली। दरवाजा खुलते ही तुम दंग रह गए। जैसे ही मुख्य दरवाजा खुला, सामने आलीशान हॉल था और छत का झूमर ऐसा था जैसे तारों भरा आसमान नीचे आ गया हो। सबसे बेहतरीन चीज थी वह 270 डिग्री वाली कांच की विशाल खिड़की, जिससे पूरे शहर का नजारा साफ दिखता था और डूबते सूरज की किरणें पानी पर सोने की तरह चमक रही थी। 20 मिनट के उस सफर में तुम्हें सब सपना जैसा लगा। 5 कमरे, 3 बड़े हॉल और 6 बाथरूम, हर कोने ने तुम्हारी सोच बदल दी थी। जब तुम बालकनी पर आए और पुराने तंग कमरों वाले इलाके को माचिस की डिब्बी जैसा देखा, तब एहसास हुआ कि किस्मत बदलना किसे कहते हैं। मैनेजर कब तुम्हारे पीछे आकर खड़ी हो गई पता ही नहीं चला। उसने अपना कार्ड थमाया और धीमी सांसों के साथ कहा, सर, कोई भी जरूरत हो कभी भी याद कीजिएगा, खासकर कोई भी जरूरत। इन शब्दों में एक गहरा इशारा था। तुमने कार्ड लिया, पर दिल तेजी से धड़क रहा था। मकान देखने के बाद अब बारी थी उस लोहे के ऊंचे शेर की। तुमने टेबल खंगाली और मर्सिडीज की क्रिस्टल चाबी हाथ में आ गई। लगा कि भारी होगी, पर वह बेहद हल्की और क्लासी थी। तुम तुरंत बेसमेंट पार्किंग की तरफ भागे। जैसे ही लाइट जली तुम वहीं जम गए। वह क्या गजब का रंग था। गहरा चमकीला नीला रंग रोशनी में पानी की तरह चमक रहा था। कार का लुक एकदम ढांसू था और पार्किंग में खड़ी वह कार एक अलग ही रौब जमा रही थी। अरे बाप रे, तुम्हारे मुंह से अनायास ही निकला। कार के चारों तरफ चक्कर काटे, उस खास लोगों की ढेरों तस्वीरें ली, पर स्टेटस लगाने के लालच को काबू में रखा। कार के भीतर सफेद चमद्दे की सीट पर बैठते ही जो महंगी खुशबू आई, उसने 4 साल के सारे जख्म भर दिए। तुमने स्टार्ट बटन को जोर से दबाया। गुर्रर, कार के इंजन की गूंज से पूरी पार्किंग कांप उठी। तुम्हारे रोंगटे खड्डे हो गए। यह करोड़ों की कार थी। तुमने कसकर स्टीयरिंग थामा और बेहद कछुआ रफ्तार से कार को पार्किंग से बाहर निकाला। मोड़ पर तो कार खंभे से टकराने ही वाली थी कि तुमने जोर से ब्रेक मारा। दिल हलक में आ गया था। जब तुम उस मर्सिडीज को लेकर गेट से बाहर आए तो वही सुरक्षाकर्मी भौचक्का रह गया। उसने नीली कार को जाते देखा और हैरान रह गया। उसने वॉकी टॉकी पर कहा, वही दोपहिया वाहन वाला भाई अभी इस आलीशान कार में निकला है। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। 4 सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। उधर ढाबे पर पुराने साथी भूख से बेहाल थे। एक मोटे दोस्त ने पेट सहलाते हुए कहा, वह अभी तक आया क्यों नहीं? भूख से मेरा पेट पिचक गया है। बॉस फोन लगाने ही वाले थे कि कहीं कोई हादसा न हो गया हो। तभी तुमने अंदर कदम रखा। भाइयों, माफी चाहता हूँ। कमरा साफ करते करते आंख लग गई थी। तुम बैठ गए। उन पुराने साथियों को देखकर मोटा दोस्त चिल्लाया, साले, आखिर आ ही गया। बाकी साथियों ने भी सम्मान से तुम्हें भाई कहा। तुम टेबल पर सजे खाने को देख रहे थे और सोच रहे थे कि इन्हें सच कैसे बताया जाए। जो बंदा कभी 5 रुपए से महंगा नाश्ता नहीं करता था, उसने आज ढाबे पर 2000 का खाना ऑर्डर किया था। मोटा दोस्त बटर प्रॉन और शाही सूप देखकर चौंक गया और पूछने लगा कि क्या आगे पैसे नहीं बचाने? तुमने शांत रहकर बॉस की थाली में बड्ढा पीस रखा
और कहा कि विदाई का खाना बढ़िया होना चाहिए। बॉस ने कश खींचा और पूछा कि क्या कल सुबह ही गांव निकल रहे हो? तुमने सिगरेट सुलगाते हुए धुआं छोड़ा और कहा कि अभी इस शहर में कुछ दिन रुकना है। इतने साल यहाँ गधे की तरह खटने के बाद भी कभी सुकून से शहर को नहीं देखा था। भले ही सिस्टम हर सेकंड पैसे दे रहा था, पर दादी का जन्मदिन तुम्हें याद था। बॉस ने उदास होकर कहा कि पता नहीं अब कब मिलना होगा। तुमने उनकी थकी हुई सूरत देखी और मन ही मन मुस्कुराए कि अगली बार जब ये मिलेंगे तो इनका क्या हाल होगा। तभी दोस्तों ने शहर के कुछ सस्ते ठिकानों पर मौज मस्ती की बात छेद दी और तुम्हें भी साथ चलने को कहा। तुमने हंसकर मना कर दिया क्योंकि अब वह सस्ती चीजें तुम्हारी हैसियत से मेल नहीं खाती थी। जाते जाते तुमने बिना हिचकिचाहट पूरा बिल चुकाया। तुमने बॉस से कहा कि कोई भी आफत हो तो भाई को याद करना। बॉस को लगा कि तुम रस्मी बात कह रहे हो। वह मुस्कुराए और अपने पुराने टू व्हीलर की तरफ बढ़ गए, मगर जैसे ही वह टू व्हीलर के पास पहुंचे उनके पैर थम गए। दो खटारा वैन के बीच में एक नीले रंग की गजब की कार खड़ी थी। उसकी महंगी चमक रात के अंधेरे में बाकी गाड़ियों को कबाड़ा साबित कर रही थी। बॉस की नजरें उस मर्सिडीज पर जम गईं और वह उसके चक्कर काटने लगे। तभी अचानक उनकी नजर सामने के शीशे पर पड़ थी, जहां एक बेहद जानी पहचानी पर्ची पास रखी थी। तुम अभी दोस्तों से अलग हुए ही थे कि बॉस के सामने एक ऐसा नजारा आया जिसने उनके होश उड़ा दिए। वह उस महंगी कार के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर टशन दिखाने वाले थे कि तभी उन्होंने तुम्हें कार की तरफ आते देखा। तुम कोई और नहीं बल्कि उनके सामने थे। तुमने जेब से चाबी दबाई, कार की लाइटें चमकी और इंजन की भारी आवाज ने बॉस के दिल पर चोट की। तुम कार लेकर उनके खटारा टू व्हीलर के पास से गुजरे बिना उनकी तरफ देखे। बॉस का दिमाग सुन्न हो गया, फोन हाथ से छूटने लगा। उन्होंने खुद को तमाचा मारा कि कहीं ये सपना तो नहीं। जब कार दूर निकल गई तब उन्होंने कांपते हाथों से सिगरेट सुलगाई। तुम्हारी वह बात की कोई आफत हो तो फोन करना उनके दिमाग में गूंजने लगी। वह कोई रस्म नहीं बल्कि एक अमीर बंदे का सहारा था। बॉस सब समझ गए। ये स्कूल खत्म करके मजदूरी करना, पैसे बचाना, सब अमीर बाप के बेटे का एक नाटक था। अब घर से बुलावा आया तो करोड़ों की संपत्ति संभालने लौट गया। वह मुस्कुराए और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फोन निकाला, तुम्हारा पुराना नाम बदला और सम्मान से नया नाम लिखा, डायरेक्टर साहब। अगले दिन सुबह तुम अपने नए महल जैसे घर में भूख से परेशान थे। ऊपर से मैनेजर की वह बात दिमाग में घूम रही थी, मगर तुम कभी किसी लड़डचकी के करीब नहीं रहे थे, इसलिए दूर ही रहे। खैर, तुम खाना खाने बाहर निकले। जैसे ही कप्सों वाली अलमारी खोली तुम्हें हंसी आ गई। उस विशाल अलमारी में सिर्फ 30-30 रुपए वाले सस्ते कप से टंगे थे। इस आलीशान घर में यह नजारा एकदम अजीब था। तुमने एक पुराना स्वेटर पहना, सिस्टम से 90,000 निकाले और खाते में 2 लाख हो गए। तुम मॉल के बड़े शोरूम में घुसे जहां 6 सेल्स गर्ल ने तुम्हें देखा और तुरंत नजरें फेर ली। दुकान की मैनेजर ने तो भाव भी नहीं दिया और नई इंटर्न लड्डकी से कहा, तुम जाओ इस पर हाथ साफ करो, सीखो। तुमने उस सहमी हुई लड्डकी को देखा जिसका कार्ड भी उल्टा लगा था। तुमने बिना समय गंवाए उंगली से इशारा किया, ये और वह वाली शर्ट, साथ ही 2 जीन्स और 2 जोड़ी जूते, ऐसे 6 सेट पैक कर दो, मैं ट्राई करूंगा। 6 सेट? वह लड्डकी हक्की बक्की रह गई पर फटाफट साइज नापने लगी। 3 मिनट बाद जब तुम बाहर आए तो शीशे में खुद को पहचान नहीं पाए। कहाँ वह पुराना हुलिया और कहाँ अब एकदम अमीर बिजनेसमैन वाला लुक। वह लड़की तुम्हें देखती रह गई और बोली कि बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम संतुष्ट थे। उसे लगा कि तुम कब से छोड़ दोगे, पर तुमने कहा ठीक है, बाकी ट्राई नहीं करने। उसका चेहरा उतर गया और वह कब से समेटने लगी। तभी तुमने कहा, ये सारे पैक कर दो और जो पहना है उसे ऐसे ही रहने दो, सब ले रहा हूँ। लड़की की चीख निकल गई। बाकी स्टाफ के चेहरे का रंग उडेज गया। जब मशीन पर 1,21,400 का बिल आया तो दुकान की मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसने एक अमीर इंसान को भिखारी समझ लिया था। तुमने पेमेंट की, उस लडेस्की ने कब से घर पहुंचाने की बात कही, तुमने पता लिख कर दिया और चल दिए। तुम्हारे जाते ही शोरूम में हंगामा मच गया। ताना मारने वाली सेल्स गर्ल ने पूछा, आजकल के अमीर इतने सादे कप्सों में घूमते हैं क्या? उस नई लडेस्की ने पते की पर्ची संभाली और धीरे से बोली, यह सादे कप्सों वाला सुंदर छोरा शहर की सबसे महंगी इंटरनेशनल सोसाइटी का मालिक है। यह सुनते ही दूसरी सेल्स गर्ल के हाथ से कप से गिर गए और मैनेजर का चाय का कप छलक गया। तुमने अभी अभी 1,20,000 रुपए फूंक कर नए कड़क ब्रांडेड कपड़े खरीदे थे। भाई, एक जोड़ी कपड़े की कीमत तुम्हारे पुराने 2 महीने के राशन पानी के बराबर थी। लेकिन इतने महंगे कपड़े पहनकर तुम किसी 5 स्टार या मिशेलिन स्टार वाले रेस्टोरेंट नहीं गए, बल्कि सीधे घुस गए मॉल के कोने में बनी उस चकाचक चाइनीज स्लैश शिनजियांग वाली चुआनचाई सिचुआन होटल में, जहाँ के मेन्यू कार्ड पर भी तेल के धब्बे चमक रहे थे। तुमने जाते ही सीधे आर्डर पेला, 1 प्लेट मसालेदार भुना हुआ मीट हुई गुओरू और 1 प्लेट खट्टी मीठी चिकन स्लैश पार्क स्ट्रिप्स युशांग रोसी और हाँ, पहले 2 कटोरी चावल लाओ। अगले ही पल जब भुने हुए मीट की वो सौंधी खुशबू
और तीखे सॉस का तड़का सीधे तुम्हारे दिमाग से टकराया तो मजा ही आ गया। तुमने एक पीस उठाकर मुंह में डाला, चर्बी मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल गई और जूसी मीट का स्वाद जुबान पर ऐसा ब्लास्ट हुआ कि क्या कहें। ऊपर से वो बिना किसी फालतू सब्जियों वाली एकदम कड़क डिश ने तो मुंह में स्वाद के पटाखे ही फोड़ दिए। तुम 2 कटोरी चावल ऐसे चट कर गए जैसे कुछ था ही नहीं। पेट अब भी भरा नहीं था। तुमने फिर हाथ उठाया, छोटू 2 कटोरी चावल और। जब वेटर दोबारा चावल लेकर आया तो उसकी नजरें थोड़ी अजीब थीं, लेकिन जब वो 4 कटोरी चावल भी गायब हो गए और तुमने तीसरी बार हाथ उठाया तो बेचारे वेटर का चेहरा देखने लायक था। उसने सकपकाते हुए पूछा, सर और चाहिए क्या? तुमने टिश्यू से मुंह पोंछा और बोले, नहीं, बिल लाओ। बिल आया पूरे 258 रुपए। तुमने फोन निकाला पर तुम्हारा पुराना दिमाग अभी भी हिसाब लगा रहा था। भाई, ये तो मेरे पुराने टाइम के पूरे 1 हफ्ते के खाने का खर्चा है। खैर, जब तुम उस रेस्टोरेंट से बाहर निकले और मॉल की चमचमाती कांच वाली खिड़की के पास से गुजरे तो तुम्हारे कदम अचानक रुक गए। तुमने कांच में अपना रिफ्लेक्शन परछाई देखा। बदन पर वो हजारों की महंगी पोलो शर्ट तो एकदम गदर लग रही थी और उससे तुम्हारा लुक भी बदल गया था, लेकिन सिर के वो बिखरे हुए जंगली बाल, ऐसा लग रहा था जैसे किसी फरारी कार पर ट्रैक्टर का इंजन ठोक दिया हो। तुमने हाथ से 2-3 बार बाल सेट करने की कोशिश की पर वो जंगली बाल कहाँ मानने वाले थे। तुमने तुरंत फोन निकाला और सीधे उसी मॉल गुओमेई सेंटर की तीसरी मंजिल पर मौजूद 4.9 रेटिंग वाले एकदम वीआईपी हेयर सैलून को लॉक किया। जैसे ही तुमने सैलून के अंदर कदम रखा, मस्त लकड़ी वाली भीनी भीनी खुशबू वुडी फ्रेग्रेंस ने तुम्हारा स्वागत किया। ब्लैक यूनिफॉर्म पहने वेलकम करने वाली लड़की तुरंत आगे आई। हेलो सर, हेयर स्टाइलिंग करवानी है या हेयर वॉश और मसाज? तुमने एकदम रईसों वाले टोन में कहा, हेयर स्टाइलिंग। लड़की ने तुरंत अपने रेट कार्ड का ढिंढोरा पीटना शुरू किया। सर, हमारे पास 588 रुपए वाले सीनियर हैं, 888 रुपए वाले एडवांस हैं, 1288 रुपए वाले डायरेक्टर हैं और 1888 रुपए वाले हमारे चीफ टोनी टोनी सर हैं। फिर से वही टोनी। तुम्हें मन ही मन हंसी आ गई। तुमने सीधे पूछा, भाई फर्क क्या है इनमें? लड़की ने आवाज थोड़ी धीरे की और सीक्रेट बताने वाले अंदाज में बोली, सर, जो 1888 रुपए वाले चीफ है ना, वो पहले हांगकांग में बड़े बड़े स्टार्स के बाल काटते थे। लोग स्पेशल फ्लाइट पकड़कर उनसे बाल कटवाने आते हैं। तुमने बस 2 सेकंड सोचा, अब जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो बेस्ट ही ट्राई करते हैं। तुमने कहा, चलो 1888 रुपए वाले चीफ को ही बुलाओ। इसके बाद तुम्हें हेयर वॉश एरिया में ले जाया गया। तुम उस आलीशान काली चेयर पर लेटे ही थे और तुम्हारा सिर अभी सिंक से टच ही हुआ था कि 2 एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ तुम्हारे कंधों पर आ टिके। सर, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, पहले आपका थोड़ा शोल्डर मसाज, कंधे और गर्दन की मालिश कर देती हूँ। एक बेहद मीठी और रसीली आवाज आई। तुमने थोड़ा तिरछी नजरों से देखा तो सामने एक 23 से 24 साल की गोलू मोलू चेहरे वाली लड़की थी। एकदम साफ रंग और ब्लैक यूनिफॉर्म के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। तुमने शरीफ बच्चे की तरह तुरंत अपनी नजरें हटा ली। उस लड़की की उंगलियों का प्रेशर एकदम परफेक्ट था। वो तुम्हारे कंधों से शुरू करके नीचे पीठ तक मसाज कर रही थी और साथ में बातें भी चिपका रही थी। सर, आप बहुत स्ट्रेस लेते हो क्या? आपके कंधे बहुत टाइट हैं। तुमने बिना सोचे समझे सच उगल दिया। अरे वो जोमेटो स्विगी ओईमास पे बाइक चलाने की वजह से है। लड़की धीरे से मुस्कुराई पर उसे तुम्हारी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। भाई, जो बंदा हजारों की पोलो शर्ट पहनकर आया हो वो भला डिलीवरी बॉय क्यों होगा? उसने आगे कोई सवाल नहीं किया पर उसकी उंगलियों का जादू और तेज हो गया। कंधों के बाद हाथ, फिर सिर। तुम्हें लगा था 10 मिनट में बाल धोकर फ्री कर देगी, पर भाई साहब, उस वीआईपी सर्विस ने तो ऐसा सुलाया कि तुम्हारी आंखें बंद होने लगी। तभी वो लड़की थोड़ा और आगे झुकी और मसाज का एंगल बदलते हुए उसके बदन का सॉफ्ट हिस्सा अनजाने में तुम्हारे हाथ से टच हो गया। तुम एकदम से सीधे हो गए। दूसरी बार जब ऐसा हुआ तो तुमने बिना कुछ कहे अपना हाथ थोड़ा पीछे खींच लिया, पर जब तीसरी बार फिर वैसा ही हुआ तो तुम गेम समझ गए। तुमने आंखें खोलकर आसपास देखा। बाकी चेयर्स पर बैठे अमीर लोग आंखें बंद करके इस सर्विस के मजे ले रहे थे। तब तुम्हें समझ आया कि ये जो 1888 रुपए का बिल है ना, ये सब तो यहाँ का बेसिक जुगाड़ है। पूरे 40 मिनट तक सिर की मालिश और धुलाई कराने के बाद तुम्हें मेन हेयर कटिंग चेयर पर बैठाया गया। शीशे में तुम्हारे गीले बाल माथे पर चिपके हुए थे। तुम बिल्कुल किसी भीगे हुए चूहे जैसे लग रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, हाय सर, मैं टोनी। तुमने शीशे में देखा, एक स्मार्ट सा बंदा चला आ रहा था। ब्लैक बास्केट जैकेट, व्हाइट शर्ट जिसकी आस्तीन कोहनी तक मुड़ी हुई थी और हाथ पर एक मस्त टैटू चमक रहा था। उसके खुद के बाल एकदम झेल लगाकर सेट थे। उसने हाथ में कंघी ली, तुम्हारे बालों को छुआ और पूछा, सर कैसा लुक चाहिए? तुमने फुल कॉन्फिडेंस में कहा, तुम अपने हिसाब से देखो, मेरे फेस कट पर जो जमे वैसा डिजाइन कर दो। ओके सर। टोनी ने कंघी घुमाई, तुम्हारे सिर पर कुछ नाप तौल किया, यहाँ तक कि तुम्हारी जॉ लाइन, ठोड़ी को भी उंगलियों से चेक किया। फिर वो 2 कदम पीछे
पीछे हटा, सिर टेढ़ा करके तुम्हें देखा और बोला, सर आपका फेस कट बहुत ही जबरदस्त है। मैं आपके बालों में हल्का सा टेक्सचर वेव दूंगा और साइड्स को एकदम क्लीन ट्रिम कर दूंगा, जिससे लुक एकदम कड़क और शार्प आएगा। डन? तुमने कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इसके बाद टोनी ने जो कैंची चलाई उसे देखकर तुम्हें समझ आ गया कि पैसा वसूल किसे कहते हैं। कैंची उसकी उंगलियों के बीच ऐसे नाच रही थी जैसे कोई जादू हो रहा हो, एकदम तेज, सटीक और खतरनाक। उसका हर एक कट बिल्कुल परफेक्ट था। बाल धीरे धीरे जमीन पर गिर रहे थे और शीशे में तुम्हारा चेहरा बदलने लगा था। पहले जब साइड के बाल साफ हुए तो तुम्हारे चेहरे का कट एकदम निखर कर सामने आया। फिर ऊपर के बालों को उसने ऐसा सेट किया कि एक नेचुरल लुक आ गया। सामने के बालों को थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में कट किया। ठीक 30 मिनट बाद टोनी ने कैंची रखी, हेयर स्प्रे मारकर फाइनल टच दिया। और जब तुमने शीशे में खुद को देखा, भाई तुम तो शॉक्ड ही रह गए। सैलून के अंदर जो वो डिलीवरी देने वाला साधारण सा लड़का आया था वो गायब हो चुका था। उसकी जगह शीशे में एक बेहद हैंडसम, स्टाइलिश और चार्मिंग लड़का खड़ा था, जिसका लुक किसी बॉलीवुड स्टार या मॉडल से कम नहीं लग रहा था। चेहरा तो वही था, पर भाई लुक और स्टाइल ने पूरी काया ही पलट दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कीचड़ में सने हीरे को साफ कर दिया गया हो। टोनी ने तुम्हारी चेयर के पीछे हाथ रखा और शीशे में देखते हुए मुस्कुराकर पूछा, सर कैसा लगा? पसंद आया? तुमने दिल से तारीफ की। भाई तुम्हारी उंगलियों में जादू तो है, मजा आ गया। टोनी थोड़ा और मुस्कुराया। सर आप इसी एरिया में रहते हैं क्या? तुमने आदतन कह दिया। हाँ पास में ही। जैसे ही ये बात मुंह से निकली तुम्हें समझ आ गया कि अब ये जाल बिछाएगा, और वही हुआ। टोनी की आंखें एकदम चमक उठी। सर फिर तो आप हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। 5,000 रुपए के रिचार्ज पर 800 रुपए फ्री और 10,000 रुपए पर 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप जैसे रेगुलर कस्टमर के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तुमने तुरंत हाथ खड़े कर दिए। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो 3 महीने में एक बार बाल कटवाता हूँ, मेरे लिए ये कार्ड वॉर्ड बेकार है। टोनी ने ज्यादा जिद नहीं की। उसने अपनी जैकेट की जेब से एक बहुत ही क्लासिक ब्लैक और गोल्डन शेड वाला मखमली बिजनेस कार्ड निकाला और तुम्हें दे दिया। उस पर टोनी का असली नाम लिखा था, चेन वेनबेन। यानी ये टोनी तो बस धंधे का नाम था। तुमने कार्ड जेब में डाला। टोनी बोला, सर अगली बार जब भी आओ सीधे मुझे ही बोलना। और वो तुम्हें छोड़ने सैलून के गेट तक आया और तमीज से झुककर तुम्हें बाएं बोला। मशीन पर कार्ड स्वाइप हुआ, पूरे 1,888 रुपए। तुम सैलून से बाहर निकले, पर अब तुम्हारा मॉल में घूमने का कोई मूड नहीं था। तुम सीधे लिफ्ट से अंडरग्राउंड पार्किंग B2 में गए, अपनी कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गए। डैशबोर्ड से सिगरेट का डिब्बा निकाला, लाइटर जलाया और एक लंबा कश खींचा। निकोटिन सीधे तुम्हारे दिमाग में उतरी। तुम कार की लेदर सीट पर पीछे को सिर टिकाकर उस ग्रे छत को देखने लगे और दिमाग में हिसाब की मशीन चालू हो गई। नए कपड़े, 1,20,000 रुपए होटल का खाना, 258 रुपए बालों का स्टाइल, 1,888 रुपए टोटल खर्चा, 1,22,146 रुपए। भाई साहब ये इतनी बड़ी रकम थी कि अगर तुम अपने पुराने डिलीवरी वाले अवतार में होते तो बिना कुछ खाए पिए लगातार 414 दिन यानी करीब 1 साल और 1.5 महीने तक पागलों की तरह बाइक दौड़ाते, तब जाकर इतने पैसे कमा पाते। आपने सिगरेट की राख एशट्रे में गिराई और आपके चेहरे पर एक गजब की मुस्कान आ गई। सच में पैसा हाथ में हो तो क्या मस्त फीलिंग आती है। गाड़ी स्टार्ट हुई, आपने गियर डाला और कार को पार्किंग से बाहर निकाला। सोचा कि चलो नदी के किनारे जाकर थोड़ी ठंडी हवा खाई जाए। तभी फोन तेजी से बज उठा। स्क्रीन पर नाम दिखा, चू युनयुए। मिस्टर जियान, जो कपड़े आपने खरीदे थे वो आ चुके हैं, मैं आपके दरवाजे पर ही खड़ी हूँ। आपने घड़ी देखी, दोपहर के 2:40। भाई साहब ये तो बड़ी तेज निकली। ठीक है मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ। आपने तुरंत गाड़ी मोड़ी। कार जैसे ही विला वाले इलाके में घुसी, आपको दूर से ही गेट के पास कोई बैठा हुआ दिखा। अरे ये तो ओचू युनयुए थी। आज उसने कल वाला सूट नहीं पहना था, बल्कि सफेद शर्ट और डार्क ग्रे कलर की टाइट स्कर्ट पहनी थी, जो घुटने से थोड़ी ऊपर थी। वो झुककर फोन चला रही थी, जिससे उसकी स्कर्ट इतनी टाइट हो गई थी कि उसकी बॉडी का लुक एकदम कयामत डारा था। उसके पास एक छोटी ट्रॉली थी जिस पर 10-12 बड़े बड़े शॉपिंग बैग रखे हुए थे। आप कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरे। आवाज सुनकर वो झटके से खड़ी हुई, लेकिन अचानक खड़े होने की वजह से जो मूवमेंट हुआ उसे देखकर आपके दिमाग में तुरंत एक गाना बजा, बोर्नी बोरुम बनामा बोरमा मानना, बोर्नविटा जैसा सॉलिड, या कहें एकदम गजब का फिगर। आपने तुरंत इस ख्याल को दिमाग से निकाला और बोले, तुम्हें काफी इंतजार करना पड़ा। उस बेचारी के मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। नहीं नहीं मैं बस अभी अभी। वो आपको बिना पलक झपकाए देखे जा रही थी। सोने के चश्मे के पीछे से उसकी आंखें आपके बालों से लेकर चेहरे तक और फिर कपड़ों को स्कैन कर रही थी। क्या ये वही लड़का है जो कल फटी पुरानी हुडी पहने बिखरे बालों के साथ घूम रहा था? उसने शौक होकर पूछा। आपने अपना पूरा लुक ही बदल लिया? हाँ बस बाल कटवाए हैं, आपने जवाब दिया और आगे बढ़कर 7-8 बैग खुद उठा लिया। वो होश में आई और बचे हुए बैग उठाकर आपके पीछे पीछे घर के अंदर आ गई। वार्डरोब में कपड़े रखने के बाद आपको अचानक एक बात
याद आई, वैसे तुम्हारे पास किसी अच्छी मेड या हाउसकीपर का कांटेक्ट है क्या? मुझे एक काम करने वाली आंटी चाहिए। उसने तुरंत दिमाग चलाया। हाँ है। आपकी कोई खास चॉइस? आपने दरवाजे का सहारा लेकर थोड़ा सोचा। कोई 40 साल के आसपास की आंटी हो जो खाना बहुत टेस्टी बनाती हो, काम में तेज हो और सबसे जरूरी भरोसेमंद हो। मुझे घर से चीजें गायब होने का नाटक नहीं चाहिए। समझ गई। मैं परसों तक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन चुनकर बताती हूँ। कोई जल्दी नहीं है। आप लिविंग रूम की तरफ बढ़ते हुए बोले, इन 2 दिनों में मुझे अपने होम टाउन और छेंजोआन जाना है। वहां शायद 1-2 महीने लग जाए। आप सोफे पर फैल गए और पैर टेबल पर रख दिए। मेड का काम मेरे वापस आने पर देखेंगे। हाँ, मेरे पीछे से घर की साफ सफाई टाइम पर करवाते रहना। वो जो 3 कदम दूर खड़ी थी अचानक चुप हो गई। 1-2 महीने? हाँ, मम्मी पापा से मिलने जा रहा हूँ। वहां 1 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वो अचानक थोड़ी तेजी से बोली और अपनी शर्ट का बटन दबाते हुए कहने लगी, क्या क्या मुझे भी आपके साथ चलना चाहिए? रास्ते में आपकी हेल्प हो जाएगी। आपका दिमाग घूमा और बिना सोचे समझे आपके मुंह से निकल गया, मैं अपने मम्मी पापा से मिलने घर जा रहा हूँ। तुम वहाँ क्या करोगी? कहीं तुम मेरे पेरेंट्स से मिलने का तो नहीं सोच रही? ये सुनते ही जैसे सब कुछ थम गया। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया, जैसे उबला हुआ झींगा हो। मेरा मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ऑफिस के काम के सिलसिले में कह रही थी। अगर आपको कोई जरूरत पड़े तो। वो हड़बड़ाहट में ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। आपको एहसास हुआ कि आपने कुछ ज्यादा ही बड़ा मजाक कर दिया। आपने अपना सिर खुजलाया और नजरें चुराते हुए कहा, अरे मजाक कर रहा था। तुम अब अपना काम देखो, कुछ होगा तो फोन करूंगा। ठीक ठीक है मिस्टर जियान। उसने थोड़ा झुककर नमस्ते किया और मुड़ी, लेकिन 2 कदम चलते ही उसकी स्पीड बढ़ गई। संगमरमर के फर्श पर उसकी सैंडल की आवाज तेजी से गूंजी और वो वहां से बिल्कुल रफू चक्कर हो गई। G34 हाईवे पर कार बीजिंग शंघाई से लिंजियांग स्टेट की तरफ बढ़ रही थी। एक शानदार ब्लू कलर की मर्सिडीज बेंज जी वैगन 120 की स्पीड पर आराम से भाग रही थी। कार के म्यूजिक सिस्टम पर पुराना गाना बज रहा था। आपका बायां हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था और दायां हाथ गाने की बीट पर थपकियां दे रहा था। गाना था नमन है इस मिट्टी को। आपने भी जोश में आकर एक तान खींची, भले ही वो बेसुर हो गई। सच तो ये है कि निकलने से पहले आप सोच रहे थे कि फ्लाइट से तो 2 घंटे में पहुंच जाते, कार से तो 1300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर है, पूरे 16-17 घंटे लगेंगे और बैठ बैठकर हालत खराब हो जाएगी। पर आपने फिर भी कार चुनी और उसकी असली वजह थी ये चमचमाती कार। इस कार को लेकर जब आप अपने कस्बे में घुसेंगे तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे थे। पूरे इलाके के कुत्ते पीछे लग जाएंगे और रिश्तेदारों के मुंह तो खुले के खुले रह जाएंगे। पर फिर आपने सोचा कि भाई, जब सिस्टम हर सेकंड 1 रुपया दे रहा है, दिन का 86,400 और महीने का 25 लाख से ज्यादा आ रहा है, तो ये पैसा तो बढ़ता ही जाएगा। आज छुपाओगे तो कल कैसे छुपाओगे? घर की हालत तो बदलने ही वाली है। छुपाने से अच्छा है कि पहले दिन ही सबको सच बता दो, बाद का झंझट ही खत्म। अगर अमीर होकर अपने वतन जाकर टशन नहीं दिखाया तो फिर क्या अमीर हुए? इतिहास में भी लिखा है कि शान दिखाने में क्या बुराई है। आपने म्यूजिक की आवाज और तेज की और फिर से गाने लगे, लेकिन मन में एक डर भी था। सोशल मीडिया पर रील देख देख कर पता तो था ही कि जब कोई अमीर होता है तो कैसे कैसे रिश्तेदार पैसे मांगने आ जाते हैं। किसी को घर बनाना है, किसी को बच्चे की फीस भरनी है, किसी की बीवी बीमार है। सबके पास इमोशनल कहानियां होती हैं। हालांकि आपके अपने चाचा ताऊ तो सीधे साधे हैं। बड़े ताऊ खेती करते हैं, छोटे चाचा की दुकान है और बुआ लोग दूर रहती हैं जो बस त्योहारों पर फोन करती हैं। पर कौन जानता है, पैसे के सामने अच्छे अच्छों की नीयत बदल जाती है। आपने कार का शीशा नीचे किया, ठंडी हवा अंदर आई और दिमाग का सारा कचरा साफ हो गया। ज्यादा क्या सोचना, जो होगा देखा जाएगा। 17 घंटे के लंबे सफर के बाद रात के 3:07 पर आप आखिरकार होम टाउन के टोल टैक्स से बाहर निकले। कमर टूट चुकी थी, गर्दन अकड़ गई थी और एक्सीलेटर पर पैर रखते रखते थकान चरम पर थी। रास्ते में आप 3 बार रुके, 1 बार फ्यूल भरवाया, 2 कप नूडल्स खाए, 4 बार वॉशरूम गए और काफी सिगरेट भी फूंकी। लेकिन जैसे ही सामने अपने शहर का बोर्ड देखा, सारी थकान गायब हो गई। जैसे ही कार मेन रोड पर मुड़ी, आपकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या ये वही शहर है? रास्ते के दोनों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, एकदम चकाचक नई सड़कें, रंग बिरंगी लाइटें और हर कुछ दूरी पर रेड लाइट। आपको अच्छे से याद था कि जब आप 4 साल पहले यहाँ से गए थे तब सबसे ऊंची बिल्डिंग सिर्फ 6 मंजिल की थी और चारों तरफ कच्चे मकान और कीचड़ हुआ करता था। सिर्फ 4 साल में इतना बदलाव? आपने शीशा नीचे करके फिर देखा, नहीं, ये कोई सपना नहीं था। शहर सच में बदल चुका था। सामने एक बड़े होटल का चमकता हुआ बोर्ड दिखा। आपने तुरंत स्टीयरिंग घुमाया और कार को पार्किंग में लगा दिया। रात के 3 बजे घर जाकर पेरेंट्स की नींद खराब करने का कोई फायदा नहीं था। सोचा कि पहले यहीं सो जाते हैं। होटल का लॉबी एरिया एकदम सुनसान था। चलने पर भी आवाज गूंज रही थी। रिसेप्शन पर एक यंग लड़की बैठी थी जो नीचे मुंह की फोन चलाने में बिजी थी और मुस्कुरा रही थी। पक्का कोई रील्स या वीडियो देख रही होगी। आप काउंटर के पास पहुंचे, थोड़ा झुके और बोले, हेलो। लड़की एकदम से उछल पड़ी। फोन पटाख से टेबल पर गिरा। वीडियो अभी भी चल रहा था जिसमें कोई लड्डिच का गाना गा रहा था, पर वह लड्डकी अपना दिल थाम
खुलकर कांपती आवाज में बोली, तुम अंदर कब आए? आपने थोड़े शर्माते हुए अपना सिर खुजलाया। सामने के मेन गेट से ही आया हूँ, तुम्हें डरा दिया क्या? लड़की ने खुद को संभालने के लिए कुछ सेकंड का टाइम लिया, फिर फोन को टेबल पर उल्टा रख दिया। अपनी प्रोफेशनल वाली टोन में वापस आने की कोशिश करते हुए बोली, सर नमस्ते, क्या आपको रूम चाहिए? यह पूछते ही उसका अपना चेहरा शर्म से लाल हो गया। आपको उसकी बात सही करने का कोई शौक नहीं था। आपने सीधे अपना आईडी कार्ड निकाला और टैग से काउंटर पर रख दिया। फोन में पेमेंट का बारकोड ओपन किया। सबसे बेस्ट वाला स्वीट कितने का है? लग्जरी बिजनेस स्वीट है सर, 2001 रात का, जिसमें सुबह दोपहर और रात का बुफे खाना फ्री है। ठीक है, एक बुक कर दो। बारकोड स्कैन हुआ, 2000 ट्रांसफर। पैसा तुरंत खाते में पहुंच गया। लड़की ने फटाफट आईडी कार्ड स्कैन किया और एक रूम कार्ड आपकी तरफ बढ़ा दिया। रूम नंबर 1502, 15वीं मंजिल पर, लिफ्ट से लेफ्ट होकर बिल्कुल लास्ट में। आपने तुरंत कार्ड हाथ में लिया। बस मुझे दे दो, इस समय मुझे सिर्फ सोने की पड़ी ही है। पर 2 कदम आगे बढ़ने के बाद आप अचानक पीछे घूमे। वैसे एक बात सुनती जाओ। लड़की एक बार फिर चौंक गई। आप बड़े कूल अंदाज में बोले, रात की शिफ्ट में काम करना काफी थका देने वाला होता है, पर वीडियो देखने में इतना भी मत खो जाओ कि अगली बार मेरी जगह कोई चोर अंदर आ जाए और तुम्हें पता भी न चले। इतना बोलकर आप लिफ्ट के अंदर चले गए, उसे वहीं हैरान परेशान छोड़कर। जैसे ही आपने 1502 का गेट खोला, आपका रूम की खूबसूरती देखने का कोई मूड नहीं था। जूते फेंके, कपड़े भी चेंज नहीं किए और सीधे बेड पर मुंह के बल गिर गए। बस 3 सेकंड के अंदर आपकी खर्राटों की आवाज गूंजने लगी। जब दोबारा आंख खुली तो खिड़की के पर्दे के बीच से धूप अंदर आ रही थी। फोन उठाकर देखा तो दोपहर के 1:03 हो रहे थे। आप पूरे 10 घंटे की तगड्डी नींद ले चुके थे। आपने उठकर मुंह हाथ धोया। कल जो नए कपड़े खरीदे थे वो पहने, पैरों में लोफर्स डाले, शीशे में खुद को देखा तो लुक काफी सही लग रहा था। बस आंखों के नीचे थोड़े डार्क सर्कल्स थे। पेट में चूहे कूद रहे थे, इसीलिए आप तुरंत नीचे भागे। पर जैसे ही लिफ्ट का गेट खुला और आप 2 कदम आगे बढ़े, पीछे से एक आवाज आई, जैन फान। आपके कदम वहीं रुक गए। आपने झटके से पीछे देखा। होटल की यूनिफॉर्म पहने एक हटा कटा लड्डे का आपकी तरफ तेजी से आ रहा था। उम्र यही कोई 25 साल के आसपास। कंधे आपसे भी चौड़े थे, गोल चेहरा और हंसने पर आंखें बिल्कुल छोटी हो जाती थी। आप भौहें सिकोड़ कर उसे देर तक देखते रहे। दिमाग में कुछ याद नहीं आया, बिल्कुल ब्लैंक। पर वे आपका नाम जानता था। उस लड़के ने आपकी उलझन को भांप लिया और अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, याद आया, यूएजी श्याओ, 11th 12th में तुम्हारे ठीक पीछे बैठता था। ये सुनते ही आपके दिमाग की बत्ती जली। यूएजी श्याओ। आपकी यादों में जो यूएजी श्याओ था वो तो बिल्कुल सूखी लकड़ी जैसा था। 800 मीटर की रेस में उसकी हालत खराब हो जाती थी और सब उसे हड्डी कहकर चिढ़ाते थे। पर सामने जो बंदा खद्दा था, उसका वजन कम से कम 85 किलो होगा। गर्दन इतनी मोटी जैसे किसी की जांग हो। यूनिफॉर्म की स्लीव्स उसकी बॉडी में फंस रही थी। आपने उसकी तरफ उंगली उठाई। आपको यकीन नहीं हो रहा था, तुम वही हड्डी हो? अरे यार, उस पुराने नाम को अब मत लो, यूएजी श्याओ ने हंसते हुए और हाथ मलते हुए कहा। पहले घर की हालत खराब थी, खाने को ढंग से नहीं मिलता था तो पतला ही रहूंगा ना। बाद में एक बड़े रेस्टोरेंट में हेल्पर का काम सीख लिया। रोज किचन का बचा खुचा खाना दबाकर खाता था। 2 साल में पूरा 20 किलो वजन बढ़ा लिया। आपको पूरी कहानी समझ आ गई। आपने हाथ बढ़ाकर उसके सीने पर एक पंच मारा, पर उसका सीना तो पत्थर की दीवार जैसा मजबूत था। उलटा आपकी उंगलियां ही सुन्न हो गईं। आपकी नजर उसके सीने पर लगे नेम टैग पर गई, जिस पर साफ साफ लिखा था, लॉबी मैनेजर यूएजी श्याओ। वाह भाई, तुम तो सीधे मैनेजर बन गए। अरे कहाँ यार, बस नाम का मैनेजर हूँ, सब काम खुद ही संभालना पड़ता है। यूएजी श्याओ ने हाथ हिलाया, पर उसके चेहरे की खुशी और गर्व साफ दिख रहा था। कोई भी गड्ढा बदक हो तो सबसे पहले डांट खाने के लिए मुझे ही आगे खड्डा किया जाता है। आप हंस पड़े। उसने तुरंत अगला सवाल दागा, वैसे तुम वापस कब आए? इतने सालों से तुम्हारा कोई अता पता नहीं था। स्कूल के ग्रुप में सब तुम्हें टैग करते थक गए, पर तुमने कभी रिप्लाई नहीं किया। रात को 3 बजे आया था, तब से बस सो ही रहा था। आपकी बात खत्म होते ही आपके पेट से एक जोरदार आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी कि दोनों को साफ सुनाई दे गई। यूएजी श्याओ ने तुरंत अपने सिर पर हाथ मारा। अरे यार, मैं भी क्या हूँ, अभी कहूँ तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? चलो चलो, सीधे बुफे काउंटर की तरफ चलो, कुछ खाते हैं। मुझे हर महीने स्टाफ की तरफ से 3 फ्री खाने के कूपन मिलते हैं। आज का खाना मेरी तरफ से। ये कहते ही उसने आपका हाथ पकड़ा और रेस्टोरेंट की तरफ खींचने लगा। आपने मना नहीं किया, इसीलिए नहीं कि आपके पास खाने के पैसे नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके खींचने का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसे स्कूल के दिनों में वो कैंटीन के आखिरी समोसे के लिए हाथ खींचता था। आपको अंदर से फील हुआ कि 4 साल बाद भी कुछ चीजें बिल्कुल नहीं बदली। बूफे एरिया में ज्यादा भीड़ नहीं थी। आपने प्लेट में 2 चिकन लेग पीस, थोड़ी ग्रेवी वाली डिश, हरी सब्जी और चावल ले लिए। खिड़की के पास वाली सीट देखकर आप बैठ गए। यूएजी श्याओ अपने हाथ में कॉफी का कप लिए आपके सामने बैठ गया। वह खुद कुछ नहीं खा रहा था, बस आपको मजे से खाते हुए देख रहा था। हाँ तो बताओ,
वहाँ बर्थडे शहर में लाइफ कैसी चल रही है? आपके मुंह में चिकन का पीस था, इसीलिए आपने चबाते हुए शॉर्ट में निपटाया। बस भाई कट रही है जैसे तैसे। झूठ मत बोलो। यूएजी श्याओ ने आपको ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। तुम्हारे ये ब्रांडेड कपड़े और जूते देखकर तो कहीं से नहीं लगता कि तुम्हारी लाइफ बस कट रही है। आपने चिकन की हड्डी को प्लेट के एक कोने में रखा और तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया। अपनी सुनाओ भाई। हड्डी से सीधे लॉबी मैनेजर बनने के बीच की जो कहानी मिस हुई है, उसकी पूरी डिटेल दो मुझे। यूएजी श्याओ पूरे जोश में आ गया। स्कूल खत्म होने के बाद कॉलेज में एडमिशन तो हुआ नहीं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसने हाथ मलते हुए आगे बताया। 2 महीने तक घर पर खाली बैठा रहा, मम्मी से रोज सुबह शाम गालियां सुनता था। फिर हार मानकर एक नामी होटल में काम सीखने चला गया। महीने के 600 रुपए मिलते थे और रहना खाना फ्री था। आपको वो जगह अच्छे से याद थी जिसके गेट पर 2 बड़े पत्थर के शेर बने हुए थे? हाँ हाँ, वही जगह। उसने बात जारी रखी। वहां 2 साल तक डटा रहा, हर छोटा बड़ा काम किया। बर्तन धोते धोते हाथों की स्किन निकल जाती थी, सब्जी काटते समय उंगलियों पर हमेशा बैंडेज बंधी रहती थी। वह ये सब बहुत ही नॉर्मल तरीके से बोल रहा था, पर आपको समझ आ रहा था कि उसने कितनी मेहनत की है। फिर वहाँ के मैनेजर को मेरा काम पसंद आया। उसे लगा कि लड़े झटके में दम है। उसी बीच जब इस नए होटल की शुरुआत हुई तो वह अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ शिफ्ट हो गया और मुझे भी अपने साथ ले आया। आपने हाँ में सिर हिलाया। इसका मतलब वो मैनेजर तुम्हारे लिए लाइफ चेंजर साबित हुआ। सिर्फ लाइफ चेंजर नहीं भाई, वो मेरे लिए सब कुछ है। यूएजी श्याओ ने कॉफी की एक चुस्की ली, पर उसकी अगली बात सुनकर आप थोड़े हैरान रह गए। लेकिन उसने मुझे ये पोजीशन इतनी आसानी से नहीं दी। यहाँ आने के बाद उसने मुझे सीधे ऑफिस में नहीं बिठाया, बल्कि होटल के मेन गेट पर दरबान बनाकर खड़ा कर दिया। वही काम जिसमें मेहमानों के लिए कार का गेट खोलो, उनका सामान उठाओ और झुककर कहो, होटल में आपका स्वागत है। तेज धूप में दिन भर खड्डे रहो और सर्दियों की ठंडी हवाओं का सामना करो। शाम तक पैर बिल्कुल जाम हो जाते थे। आपने अपने हाथ के चम्मच को नीचे रखा और उसे देखने लगे, पर उसके चेहरे पर अब कोई दुख नहीं था। मैं भी पहले सोच में पड़ी डिच गया था कि 2 साल तक उसके साथ काम करने के बाद भी उसने मुझे इस नई जगह पर सबसे नीचे वाले काम पर क्यों लगा दिया। पर बाद में समझ आया कि उसकी प्लानिंग कुछ और थी। बर्थडे होटलों को संभालना छोटे रेस्टोरेंट जैसा नहीं होता। जब तक आप जमीनी काम को करीब से नहीं देख लेते, तब तक आप ऊपर पहुंचकर भी अपनी पोजीशन संभाल नहीं सकते। 2 साल के अंदर दरबान से सीधे लॉबी मैनेजर। आपने अपना अंगूठा दिखाकर उसकी तारीफ की। भाई सच में कमाल कर दिया तुमने। तारीफ सुनकर यूएजी श्याओ थोड़ा शर्मा गया। उसने तुरंत बात को घुमाया और स्कूल के बाकी दोस्तों के गॉसिप शुरू कर दिए। किसकी शादी हो गई, किसके बच्चे हो गए और किसने नई लग्जरी कार खरीद ली। बातचीत और खाने में पूरा 1 घंटा निकल गया। आपने समय देखा, दोपहर के 2 बज चुके थे। चलो भाई अब मुझे निकलना होगा, घर जाकर मम्मी पापा से भी मिलना है। तुम उठते हो, यशवंत से व्हाट्सएप एक्सचेंज करते हो और फिर होटल का रूम खाली करने चले जाते हो। दोनों साथ में होटल के मेन गेट से बाहर निकलते हैं। जुलाई के महीने में शहर की गर्मी चेहरे पर थपेड़े मार रही है। हवा में पूरी तरह से पिघले हुए तारकोल की बू आ रही है। यशवंत अचानक पूछता है, कैब बुला दूं क्या? छोड़ आएगी तुम्हें? नहीं, मैं खुद की गाड़ी से आया हूँ। यशवंत की भौहें तन जाती हैं, पर वो ज्यादा सवाल नहीं करता, बस हाथ हिलाता है। चल ठीक है, फिर कभी और मिलते हैं। हाँ, बाद में बात करते हैं। तुम पार्किंग की तरफ मुड़ जाते हो, पर यशवंत तुरंत होटल के अंदर नहीं जाता। वो गेट के खंभे से टिककर जेब में हाथ डाले, आंखें सिकोड़कर पार्किंग की तरफ टकटकी लगाए देखता रहता है। उसे बस चुल मची है। 30 सेकंड बाद एक चमचमाती नीले रंग की मर्सिडीज जी वैगन पार्किंग के एग्जिट से धीरे धीरे बाहर निकलती है। कार का शीशा आधा नीचे है और अंदर तुम्हारा चेहरा दिख रहा है। तुम उसे चिल्लाकर बोलते हो, चलते हैं भाई। फिर कभी दारू पीते हैं। अगले ही पल तुम एक्सीलेटर दबाते हो। जी वैगन एक भारी आवाज के साथ तेजी से आगे भाग जाती है और पीछे बस धुआं छोड़ जाती है। यशवंत वहीं का वहीं जमा रह जाता है। वो जेब से अपना हाथ धीरे से बाहर निकालता है। मर्सिडीज जी वैगन। उसने इस गेट पर 2 साल तक लोगों का स्वागत सत्कार किया है। वो भला कौन सी गाड़ी नहीं पहचानता? ये गाड़ी ऑन रोड 3 करोड़ से ज्यादा की है। यशवंत उस गाड़ी को तब तक देखता रहता है जब तक वो रास्ते के आखिरी छोर पर गायब नहीं हो जाती। वो काफी देर तक हिलता भी नहीं है। पास खड़ा दरबान छोटू पास आता है। यश भाई, वो कौन था? यशवंत अपनी नजरें हटाता है और ठंडी हो चुकी कॉफी की एक चुस्की लेता है। मेरा स्कूल का क्लासमेट है। क्या? जी वैगन वाला? छोटू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। करता क्या है वो? यशवंत कोई जवाब नहीं देता। उसके दिमाग में बस वही बात घूम रही है जो तुमने अभी टेबल पर बिल्कुल नॉर्मल होकर कही थी। बस ऐसे ही चल रहा है, दाल रोटी निकल जाती है। 3 करोड़ की गाड़ी में घूमकर बंदा कह रहा है कि दाल रोटी निकल जाती है। यशवंत उस ठंडी कॉफी को एक बार में गटक जाता है और पेपर कप को भींचकर कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। उसका अचानक मन करता है कि वो अपने स्कूल के पुराने क्लास टीचर को फोन लगाए और बस एक बात पूछे, सर आपने जो कहा था कि इस बंदे का लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, क्या आप आज भी अपनी उस बात पर टिके हैं? इसी बीच तुम मजे से गाना गा रहे हो और सीधे हाथ से स्टीयरिंग व्हील पर ताल दे रहे हो। यशवंत का वो गोल चेहरा जो अचानक से चौकोर हो गया था, उसे याद करके तुम जितना सोच रहे हो उतनी हंसी आ रही है। किस्मत का खेल भी गजब है। सच कहें तो
पुराने दोस्त के सामने रूतबा दिखाने का जो मजा है वो सच में अल्टीमेट है। इसे दिखावा नहीं कहेंगे, पर वो जो एक फीलिंग होती है ना कि अपन भी लाइफ में सेट है, वो तुम्हारी हड्डियों के अंदर से बाहर आने लगती है, जिसे तुम रोक नहीं पाते। तभी तो कहानियों के रईस मेन कैरेक्टर पैसा आते ही हर जगह उछलते कूदते हैं। ये चीज सच में नशीली है। पर तभी गाड़ी एक मुख्य मार्ग पर मुड़ती है। 4-5 मिनट चलने के बाद तुम अचानक गाना बंद कर देते हो। कुछ गड़बड़ है, तुम आखिर जा कहाँ रहे हो? तुम्हें अब याद आता है कि मम्मी पापा ने 2 साल पहले कहा था कि उन्होंने शहर में एक फ्लैट लिया है, पर वो असल में कौन सी सोसाइटी है? उस वक्त तुम अपनी स्कूटी पर 38 डिग्री की जलती हुई धूप में कोल्ड कॉफी की डिलीवरी कर रहे थे, पसीने से तरबतर। तुमने आधी बात सुनकर फोन काट दिया था। पता तुम्हारे दिमाग से बिल्कुल साफ हो चुका था। तुम तुरंत गाड़ी को किनारे लगाते हो और फोन निकालकर अपनी मम्मी को मिला देते हो। अगले ही पल फोन में एक अजीब सी कॉलर ट्यून बजती है। नीला नीला ये आसमान, हरा भरा ये मैदान। तुम्हारी हंसी छूट जाती है। ये कॉलर ट्यून सच में लगा रखी है क्या? 7-8 सेकंड बजने के बाद उधर से फोन उठता है। मम्मी की आवाज पीछे के भारी शोर शराबे के बीच से आती है। हाँ बेटा, कुछ काम था क्या? तभी पीछे से तेज आवाजें आती हैं। 30 नंबर शो, हुकुम का इक्का। अरे किसने पता फेंका ये? हा हा हा। तुम फोन को कान से 2 इंच दूर करते हो, कान के पर्दे हिल जाते हैं। मम्मी, आप फिर से ताश खेल रही हो? मम्मी पूरे हक से बोलती हैं। अरे छुट्टी का दिन है ना, तो पड़ोसियों के साथ थोड़ा टाइम पास कर रही हूँ। तुझे कुछ काम है क्या? नहीं तो मैं फोन रखूं? अभी एक अच्छा पत्ता आया है। अरे सुनो सुनो, काटना मत। तुम तुरंत उन्हें टोकते हो। मम्मी, मैं शहर वापस आ गया हूँ। फोन के उस पार सन्नाटा छा जाता है। तूने क्या कहा? मैंने कहा मैं वापस आ गया हूँ, गाड़ी लेकर इसी मुख्य मार्ग पर हूँ। तू आ गया? मम्मी की आवाज एकदम से बहुत तेज हो जाती है। ताश का शोर भी उसके नीचे दब जाता है। सच में आ गया? मजाक तो नहीं कर रहा? मैं भला क्यों मजाक करूंगा। अच्छा मम्मी, आप लोगों ने जो घर लिया है वो कौन सी सोसाइटी में है? मैं भूल गया। वाटर फ्रंट सिटी में है रे, इसी रोड पर तो है। तुझे वो ग्रैंड पैलेस होटल पता है ना? उससे आगे चल 300 मीटर, सड़क के बाईं तरफ, जिसके गेट पर एक बड़ा सा फव्वारा लगा है। स्टीयरिंग थामे तुम्हारा हाथ अचानक रुक जाता है। वाटर फ्रंट सिटी, ग्रैंड पैलेस होटल से 300 मीटर आगे। तुम अभी अभी तो उसी होटल से निकले हो और गेट पर बड़े फव्वारे वाली सोसाइटी के सामने से ही पूरी स्पीड में शान से गाड़ी निकालकर आगे आ गए हो। अपने ही घर के सामने से बिना रुके निकल गए, वो भी 2 बार। तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह जाता है। आखिर में तुम बस इतना बोलते हो, ठीक है मैं बस पहुंच रहा हूँ, जल्दी आ जल्दी आ। मम्मी वहां से उतावली होती है। मैं बाहर आकर तेरा वेट करती हूँ। फोन कट जाता है। तुम फोन की स्क्रीन को देखते हो और तुम्हें खुद पर हंसी आती है। 1300 किलोमीटर गाड़ी चलाकर आ गए, पर अपने घर से महज 300 मीटर पहले उसे पहचान नहीं पाए। इसी बीच फोन कटे ही मम्मी फोन को टेबल पर रखती है और अपने हाथ में आए बेहतरीन पत्तों को छोड़कर तुरंत खड़ी हो जाती है। अब नहीं खेलना, मैं जा रही हूँ। सामने बैठी 3 औरतें एक साथ सिर उठाती हैं। उनके बाईं तरफ बैठी मिश्रा आंटी, जिन्होंने बालों में कर्ल्स करवा रखे हैं, अपना चश्मा ठीक करते हुए कहती हैं, क्या हुआ बहन, इतनी अच्छी बाजी बनी थी, 2 हाथ और खेल लेती। मेरा बेटा आया है। मम्मी के चेहरे पर जो खुशी थी वो छिप नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बम्पर लॉटरी लग गई हो। दाईं तरफ बैठी वर्मा आंटी तुरंत ताश रख देती हैं और उनकी तरफ देखती हैं। वही बेटा ना, जो बड़े शहर में जॉब करता है? हाँ हाँ वही। बोल रहा है कि इसी रोड पर पहुंच गया है, बस आता ही होगा। तभी सामने बैठी शर्मा आंटी की नजरें घूमती हैं। वो हाथ का पंखा झलते हुए बोलती हैं, चलो अच्छा है, तुम्हारा बेटा आखिरकार घर लौटने को राजी हुआ। पक्का बाहर रहकर खूब नोट छापे होंगे उसने। अब ये तो मुझे नहीं पता भाई, बस बच्चा घर आ जाए, मेरे लिए वही बहुत है। मम्मी बाहर से तो संकोच दिखा रही थी, पर उनकी उठी हुई ठुड्डी को वो तीनों अच्छे से देख पा रही थी। मिश्रा आंटी और वर्मा आंटी ने तुरंत एक दूसरे को देखा। फिर वर्मा आंटी खड़ी होकर अपनी साड़ी ठीक करने लगी। चलो चलो, हम भी नीचे चलकर देखते हैं। हमेशा तुम अपने बेटे की तारीफ करती रहती हो कि कितना समझदार है, कितना ख्याल रखता है, आज असलियत में देख ही लेते हैं। शर्मा आंटी भी तुरंत खड़ी हो गई और अपना पर्स कंधे पर टांगते हुए बोली, सही बात है, लड़के की अगर अभी तक शादी नहीं हुई है तो मेरी नजर में कुछ अच्छी लड़कियां हैं, बाद में बात चलाएंगे। तीनों आंटी मुस्कुरा रही थी, बातें बहुत मीठी कर रही थी और चेहरे पर बड़ा अपनापन था। हालांकि मम्मी की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उन्होंने ऑफिस के मेस में 20 साल काम किया था, भला वो इंसानों को नहीं पहचानती। ये तीनों आंटियां ऊपर से चाहे जितना अच्छा बोले, पर उनके मन में क्या चल रहा है ये उन्हें अच्छे से पता था। रोज रोज बेटे की तारीफ सुन सुनकर इनके कान पक चुके थे ना। आज मौका मिला है तो ये सब चेक करने आ रही हैं कि मम्मी सच बोल रही थी या सिर्फ लंबी लंबी फेंक रही थी। सीधे शब्दों में कहें तो वो सब तमाशा देखना चाहती थी। उधर दाई श्वे के पीछे वाले दांत गुस्से में किचकिचा रहे थे। अपने घर का हाल तो उन्हें अच्छे से पता ही था। तुम 12th पास करके सीधे बाहर चले गए थे और वहां जाकर तुम क्या काम करते हो उन्हें कुछ नहीं पता था। बस ऐसे ही हवा में तीर मार दिया था। पर क्या करें, उनकी जुबान पर उनका कंट्रोल जो नहीं था। सोसाइटी में बैठकर बातचीत करते हुए 3 लाइनें भी पूरी नहीं होती थी कि वो बात का रुख तुम्हारी तरफ मोड़ देती थी। मेरा बेटा वहां बद्दे शहर में जॉब करता है। मेरा बेटा बहुत संस्कारी है, हर महीने मुझे पैसे भेजता है। मेरा बेटा बहुत हैंडसम है, बिल्कुल मुझ पर गया है। नतीजा ये हुआ कि बोलते बोलते वह जोश में आ गई और जोश में आकर गाड़ी का ब्रेक ही फेल हो गया।
अब मुसीबत ये थी कि उनका बेटा सच में आ रहा था और अब उनके मन में घबराहट होने लगी थी। ठीक उसी वक्त मिसेस चेन ने अपनी बात को थोड़ा खींचते हुए टोन को ऊपर चढ़ाकर कहा, वैसे छोड़ दो, रहने दो विश्वे, अगर कोई दिक्कत हो तो मत बुलाओ, कोई बात नहीं। यह बात सुनते ही दाई विश्वे का दिमाग एकदम भन्ना गया। दिमाग से पहले उनकी जुबान चल गई। दिक्कत कैसी, कैसी बातें करती हो, चलो सबके सब नीचे चलो, वैसे भी बाद में आप जैसी मौसियों की मदद ही चाहिए होगी बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़दच की ढूंढने में। बात मुंह से बाहर निकल तो गई पर अब उसे वापस नहीं लिया जा सकता था। उन्होंने मन ही मन खुद के गाल पर 2 जोर के छांटे रसीद किए। चारों औरतें चाय की दुकान से बाहर आईं। बाहर धूप इतनी तेज थी कि कंक्रीट पर अंडा भी ऑमलेट बन जाए। चारों ने एक साथ अपने छाते खोल लिए और सड़क किनारे खड्डी हो गई। तभी मिसेज यांग ने अचानक पूछा, विश्वे तुम्हारा बेटा कार से आ रहा है क्या? शायद हाँ, कार से ही होगा। दाई विश्वे को खुद पक्का नहीं पता था। इस वक्त मेन रोड पर कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। गर्म हवा के थपेड़े और साइलेंसर का धुआं चेहरे पर लग रहा था। पर ठीक उसी पल सामने वाले ट्रैक पर दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखी। गहरे नीले रंग की थी, साइज में काफी बड़ी और चमकती हुई सड़क पर उसकी चमक आंखों को चौंधिया रही थी। अरे! मिसेज ली ने आधा कदम आगे बढ़ाकर हाथ से धूप को रोकते हुए देखा। वो तो उसी बड़े शहर का नंबर प्लेट है ना, कहीं तुम्हारा बेटा ही तो नहीं। तभी मिसेस चेन ने अपना मुंह सिकोदा और तंज कसा। वो गाड़ी देखकर ही लग रहा है कि कितनी महंगी है। देखो तो सही, कैसा बॉक्स जैसा लुक है उसका। इनका बेटा भला ऐसी गाड़ी कैसे ला सकता है? यह बात ना तो बहुत धीरे थी ना बहुत तेज, पर दाई श्वे के कानों तक साफ पहुंच गई। दाई श्वे ने छाते की डंडी को कसकर पकड़ डालिया। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बेटा आखिर कौन सी गाड़ी से आ रहा है? कहीं सच में 2 व्हीलर पर आ गया तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। तभी वो नीले रंग की गाड़ी और पास आ गई। ठीक उनके सामने आकर उसकी स्पीड कम हुई। उसने एक शानदार टर्न लिया और चारों के सामने आकर एकदम सलीके से रुक गई। कार का शीशा नीचे सरका। तुमने अपना एक हाथ खिड़की पर टिकाया, सिर को थोड़ा तिरछा करके दाई श्वे को देखा और फिर पास खड़ी 3 अजनबी औरतों पर नजर डाली। मम्मी आप इतनी तेज धूप में बाहर क्यों खड़ी हो? गर्मी नहीं लग रही क्या? और ये सब कौन है? दाई श्वे तो वहीं की वहीं बुद्ध बन गई। वह आंखें फाड़कर ड्राइवर की सीट पर बैठे चेहरे को देखने लगी। नैन नक्श वहीं थे, उनका बेटा ही था, पर बाल अच्छे से सेट थे, कपड़े भी बदल चुके थे। वह पुराने वाले धूल मिट्टी से सने लड्ढके से बिल्कुल अलग एकदम हीरो लग रहा था। और सबसे बड़ी बात, ये कार, भले ही उन्हें गाड़ियों की ज्यादा समझ नहीं थी, पर कार के फ्रंट पर लगा वो 3 कोनों वाला स्टार मर्सिडीज का लोगो उन्होंने टीवी पर देख रखा था। बेटा, जैसे ही ये शब्द मुंह से निकला बाकी तीनों सहेलियों के होश उड़ गए। मिसेज यांग का छाता एक तरफ झुक गया और उन्हें पता तक नहीं चला। मिसेज ली का मुंह तो खुला का खुला रह गया और मिसेज चेन की वो बात, भला ऐसी गाड़ी कैसे ला सकता है, अभी भी हवा में गूंज रही थी। ये थपद्दा धूप से भी ज्यादा तेज और करारा था। दाई श्वे होश में आई। उन्होंने अपनी जांघ पर जोर से नोचा। दर्द हुआ, यानी ये कोई सपना नहीं था। उन्होंने तुरंत अपना सिर गर्व से ऊंचा किया और अपनी सहेलियों की तरफ इशारा किया। ये तुम्हारी मिसेज चेन है, ये मिसेज ली और ये मिसेज यांग सोसाइटी में मेरे साथ ताश खेलती है। तुमने तुरंत एक एक करके सबको नमस्ते किया। नमस्ते मौसी जी, नमस्ते मिसेज ली, नमस्ते मिसेज यांग। इसके बाद तुमने पास वाली सीट को थपथपाया। मम्मी आप जल्दी अंदर आओ, बाहर बहुत गर्मी है। दाई श्वे ने झटके से कार का गेट खोला और अंदर बैठ गई। जैसे ही उनकी बैक सीट से छुई वह मखमली आराम में धंस गई। अरे वाह, ये सीट तो बिल्कुल मसाज चेयर जैसी है, कितनी गजब की है। वह सीट पर थोड़ा हिल डुल कर देखने लगी, कभी इधर हाथ लगाती तो कभी उधर, यहाँ तक कि गेट के हैंडल को भी ध्यान से देखने लगी। बाहर खड़ी तीनों सहेलियों के चेहरों के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। न तो वहां से जाते बन रहा था न खड्डे रहते। तभी दाई श्वे ने कार से आधा बाहर निकलकर उन्हें हाथ से इशारा किया। अरे आप लोग भी आ जाओ ना, अंदर बैठो। ऐसी लग्जरी कार में तो आप लोग कभी बैठी नहीं होंगी। मेरे बेटे से बोलती हूँ, एक चक्कर लगवा देगा। इस एक लाइन ने उनकी बरसों की कसर पूरी कर दी। मिसेज चेन ने तुरंत हाथ हिलाते हुए मना किया। नहीं नहीं, मुझे घर पर कुछ काम है। हाँ हाँ, मेरी भी गैस पर सब्जी रखी है। विश्वे तुम लोग माँ बेटे बात करो, हम चलते हैं। तीनों वहां से ऐसे 9-2-11 हुई जैसे पीछे कोई भूत लगा हो। दाई श्वे ने भी ज्यादा जिद नहीं की, हंसते हुए बाय बाय कहा, कार का शीशा ऊपर किया और तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर बोली, चलो बेटा सोसाइटी के अंदर ले लो। जैसे ही कार सोसाइटी के मेन गेट के अंदर मुद्दी, तुमने बैक मिरर में देखा कि वो तीनों छाते आपस में सट गए थे और तीनों के सिर एक साथ जुड़ चुके थे। मिसेज चेन ने अपना मुंह बनाते हुए फुसफुसाकर कहा, क्या पता ये कार रेंट पर लाया हो, इतना किस बात का शो ऑफ करना। मिसेज यांग भी अपने हाथ वाले पंखे से हवा करती हुई बोली, सही कह रही हो, क्या पता इनका बेटा किसी बड़े आदमी का ड्राइवर बन गया हो। ड्राइवर भी तो ऐसी कार चलाते ही हैं। मिसेज ली ने भी तुरंत हामी भरी, बिल्कुल सही बात है, उसका एटीट्यूड तो देखो, जैसे खुद 7वें आसमान पर हो। तीनों के मुंह से सिर्फ जलन टपक रही थी, पर उनकी आंखें लगातार उसी कार को देख रही थी। जब तक वो नीली कार पार्किंग के अंदर नहीं चली गई तब तक उनकी नजरें वहीं टिकी थीं। आखिर में मिसेज चेन ने अपना छाता संभाला और बोली, चलो चलो बहुत गर्मी है, और तीनों अपने अपने रास्ते निकल गए। इसी बीच बेसमेंट की पार्किंग में काफी ठंडक थी। मम्मी के बताए अनुसार तुमने कार को टेम्परेरी पार्किंग स्पेस में लगा दिया
और इंजन बंद कर दिया। पर कार शांत होते ही दाई विश्वे झटके से तुम्हारी तरफ घूमी और तुम्हें घूरने लगी। ये सब क्या चक्कर है? सच बताओ, रेंट की है ना या फिर किसी से मांग कर लाए हो? कौन है वो? तुम उस बड्ढे शहर में किसके टच में हो? मम्मी, आप जरा ये कार देखो, इसका इंटीरियर देखो। दाई विश्वे ने कार के डैशबोर्ड को थपथपाते हुए कहा। तुम मुझसे यह मत कहना कि ये कार तुमने खुद खरीदी है। ये कितनी महंगी आती है पता है? तुम महीने का जो कुछ 1000 कमाते हो उससे ये कैसे आ सकती है? तुम बाहर कोई गलत काम तो नहीं करने लगे? सच सच बताओ। उनके बैक टू बैक सवालों से तुम्हारा सिर चकराने लगा। जैसे ही उन्हें सांस लेने के लिए 1 सेकंड का गैप मिला, तुमने बीच वाले बॉक्स से एक व्हाइट कलर की बुकलेट निकाली और उनकी तरफ बढ़ा दी। आप खुद ही देख लो। दाई विश्वे ने शकअभरी नजरों से उसे लिया और खोला। वह कार के असली रजिस्ट्रेशन पेपर्स, आरसी बात है, कार का ब्रांड मर्सिडीज बेंज जी वैगन, मालिक का नाम जियान फान। दाई विश्वे की उंगली उस जियान फान नाम पर आकर टिक गई। पूरे 5 सेकंड तक वह बस उसे देखती रही। ये कार सच में तुम्हारी है? इस पर मेरा ही नाम लिखा है, भला इसमें क्या झूठ होगा? मर्सिडीज, वो भी इतनी बड़ी जी वैगन? दाई विश्वे की आवाज जैसे गायब होने लगी थी। ये बहुत महंगी है क्या? तुमने कार का गेट खोला और बाहर निकलते हुए बिना पीछे मुद्दे आराम से कहा, ज्यादा नहीं, फुल कैश पेमेंट की है। इतना कहकर तुम लिफ्ट की तरफ भरे गए, पर दाई विश्वे अभी भी उसी सीट पर बैठी रही। उनके हाथ में वो पेपर कस कर पकड़ा हुआ था। बेसमेंट की लाइट की रोशनी में वो जियान फान नाम बिल्कुल साफ साफ चमक रहा था। उन्होंने उस पेपर को पलट कर देखा, फिर सीधा किया, फिर पलटा। अगले ही पल उनके हाथ कांपने लगे। पूरा कैश पेमेंट! आखिर इस कार की कीमत कितनी होगी? जब तुम ऊपर अपने घर पहुंचे तो अभी तुम सोफे पर ठीक से बैठे भी नहीं थे। कि तुम सोफे पर बैठे थे तभी अचानक नजर गई कि मम्मी बालकनी से आ रही हैं। उनके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था। वो डंडा उंगली जितना मोटा था और उसकी चमक बता रही थी कि उसका काफी इस्तेमाल हुआ है। मम्मी ने उस डंडे को अपने पास लटकाया और उनके चेहरे का भाव देखकर तुम डर गए। मम्मी, आपका ये रूप तो बहुत डराने वाला है। डराने वाला? मम्मी ने फोन को मेज पर तेजी से पटका। फोन चालू था और सर्च बॉक्स में लिखा था, मर्सिडीज कार की कीमत कितनी है। नीचे लाल रंग के बड़े अक्षरों में नंबर लिखे थे। तुम खुद ही देख लो। तुमने नजर घुमाकर देखा, 32,60,000 से शुरुआत थी। मम्मी की आवाज कांप रही थी, डर से नहीं बल्कि गुस्से से। सिंपल भाई, तुम्हारा नाम, तुम्हारे पापा और मैंने पूरी जिंदगी खून पसीना बहाया, पर पूरी जिंदगी में इस रकम का छोटा हिस्सा भी नहीं कमा पाए। उन्होंने थोड़ा रुकर एक एक शब्द साफ कहा, तुम अभी 20-22 साल के लड़के हो, बाहर 4 पैसे कमाने क्या गए, इतने लाख कहाँ से आए? यह बोलते ही उन्होंने डंडे को जमीन पर जोर से मारा। उस आवाज से तुम्हारी पीठ बिल्कुल सीधी हो गई। मम्मी, मेरी बात सुनो। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मम्मी जोर से चिल्लाई, तुम मुझसे चालाकी मत करो। वो आधा कदम आगे बढ़ी और डंडे को आगे करते हुए बोली, क्या तुम बाहर कोई गलत या गैरकानूनी काम कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। अगर आज सब सच नहीं बताया तो इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। अगले ही पल मम्मी की आंखें भर आईं। वो जोर जोर से रोई नहीं, पर आंसू उनके गालों से बहने लगे। आंसू की बूंदें उनकी पुरानी और फीकी पड़ चुकी सुंदर शर्ट पर गिरने लगी। एक हाथ में डंडा था और दूसरे हाथ की उंगली से वो तुम्हारी तरफ इशारा कर रही थी, इसीलिए आंसू पहुंच भी नहीं पा रही थी। मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें कॉलेज नहीं भेज पाए, ये हमारी कमी थी, पर हमने तुम्हें अच्छा इंसान बनना सिखाया। इंसान को हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। अगर तुमने कुछ गलत किया, आगे की बात कहते कहते उनका गला भर आया। तुम सोफे पर बैठे मम्मी के आंसू देख रहे थे। तुम्हारा सिर चकरा गया, समझ नहीं आया कि हंसे या रोएं। घर आने से पहले तुमने इस मुसीबत से बचने के लिए बहुत बार सोचा था, यहाँ तक कि चम्मच और कांटों से पूरा प्लान बनाया था कि पहले क्या बोलना है और बाद में क्या। पर तुमने इस डंडे वाले सीन के बारे में कभी नहीं सोचा था। मम्मी, पहले ये डंडा नीचे रखो। नहीं रखूंगी। रखोगे तभी तो बताऊंगा। पहले तुम बताओ। ठीक है, पर इस डंडे को कम से कम इतना ऊपर मत उठाओ। मैं जितना चाहे ऊपर उठाऊं। तुम बोल रहे हो या नहीं? अब तुमने हार मान ली। तुमने अपने हाथ साफ किए और अपनी रटी रटाई कहानी शुरू की। मम्मी, ये पैसा मैंने खुद कमाया है, बिल्कुल साफ सुथरा है, इसमें एक भी पैसा गलत तरीके से नहीं आया है। मम्मी आंखें बड़ी करके देख रही थी, आंसू बह रहे थे पर मुंह बिल्कुल बंद था। तुमने आगे कहा, जब मैं बड़े शहर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, तब एक दिन काम से आते समय मुझे रास्ते में एक छोटा बच्चा मिला। छोटा बच्चा मिला? हाँ, 3-4 साल का लड़का था। वो कार के नीचे आने वाला था। मैंने उसे बचाया और पुलिस को फोन किया। बाद में उसके घर वाले आ गए। मम्मी का डंडा थोड़ा सा नीचे हुआ। फिर क्या हुआ? उस बच्चे के पापा पैसों का बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, जो शेयर मार्केट में लोगों के पैसे लगाते हैं। उन्हें लगा कि मैं भला इंसान हूँ, इसलिए वो मेरी मदद करना चाहते थे। मैंने पैसे लेने से मना कर दिया, तो बाद में हम अच्छे दोस्त बन गए। तुमने थोड़ा रुककर असली बात बताई। उन बड़े भैया ने मुझे शेयर मार्केट में पैसे लगाना सिखाया। वो जहाँ पैसे लगाते मैं भी वहीं लगा देता। पिछले साल मार्केट बहुत अच्छा था, इसलिए पैसे कई गुना बढ़ गए। यह बात सुनकर मम्मी तुम्हें पूरे 10 सेकंड तक देखती रही। उन 10 सेकंड में ऐसा लगा
जैसे कोई मशीन तुम्हें ऊपर से नीचे तक चेक कर रही हो। तुम्हें लगा कि तुम पकड़े जाओगे, पर तभी डंडा नीचे आ गया और तुम्हें मार नहीं पड़ी। वो डंडा सोफे के पास रख दिया गया। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। मम्मी की आवाज अब धीमी हो गई थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कहा, पर इसके बदले किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। एहसान जताकर कुछ लेना सबसे खराब बात है। तुम हैरान रह गए। तुम अपने सामने बैठी उस 50 साल से ज्यादा की महिला को देख रहे थे, जिनके हाथ काम करके सख्त हो चुके थे, जो बहुत सस्ती शर्ट पहनी थी, पर उनकी बातें बड़े बड़े ज्ञानियों से ज्यादा कीमती थीं। तुमने उन बड़े भैया के साथ रहकर बहुत कमा लिया, अब इसे यहीं रोक दो। ज्यादा लालच मत करो। मम्मी, मेरी बात सुनो। मम्मी ने अपनी नाक सिकोड़ी। तुमने तुरंत बात संभालते हुए कहा, घर आने से पहले मैंने सारा पैसा निकाल लिया है, अब वहाँ कुछ नहीं बचा। मम्मी के चेहरे का गुस्सा अब थोड़ा कम हुआ। तभी उन्होंने अचानक एक ऐसा सवाल किया जिससे तुम्हारे होश उड़ गए। तो फिर अभी तुम्हारे पास कुल कितने पैसे बचे हैं? ये सुनते ही तुम बिल्कुल शांत हो गए। तुम्हें एक बहुत बड़ी बात याद आई। तुम्हारी मम्मी उस इलाके की हैं जहाँ की महिलाएं पैसे संभालने में बहुत पक्की होती हैं। 30 सालों से उनका ये अंदाज नहीं बदला। तुमने थूक निगला और अटकते हुए बोले, ज्यादा ज्यादा नहीं है। कितने हैं? 26 लाख से थोड़े ज्यादा। यह नंबर तुमने पहले से सोच रखा था, क्योंकि तुम्हारे बैंक अकाउंट में यही रकम बची थी। तभी मम्मी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पांचों उंगलियां खोली और बोली, 20 लाख अभी मेरे पास भेज दो। मम्मी, तुम्हारे लिए बचा कर रखूंगी, बाद में शादी के काम आएगा। मैं अभी सिर्फ 23 साल का हूँ। 23 साल का होने से क्या होता है? मेरी शादी तो 21 साल में ही हो गई थी। पैसे भेज रहे हो या नहीं? तुम कुछ बोलने ही वाले थे कि तुम्हारी नजर सोफे के पास रखे डंडे पर गई। मम्मी का हाथ उसी तरफ बढ़ रहा था। भेज रहा हूँ। तुमने तुरंत अपना फोन निकाला, बैंक ऐप खोला, रकम लिखी, पासवर्ड डाला और ओके कर दिया। मम्मी के फोन पर मैसेज आने की आवाज हुई। उन्होंने फोन देखा और उनके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। 5 सेकंड पहले जो बहुत गुस्से में थी, 5 सेकंड बाद वो बिल्कुल हंसमुख हो गई। अरे वाह मेरा प्यारा बेटा। उन्होंने तुम्हारे बालों को प्यार से सहलाया। रात के खाने में क्या खाओगे? मम्मी तुम्हारे लिए मस्त खाना बनाएगी। तुमने अपने सिर को छुआ और मन ही मन सोचने लगे, मीट, खट्टी मीठी चीजें और बाकी जो आपको सही लगे बना लो। ठीक है। मम्मी ने सब्जी की टोकरी उठाई और बहुत खुशी खुशी तुरंत घर से बाहर चली गई। जाते जाते पीछे मुड़कर बोली, बाकी के जो 6 लाख बचे हैं उन्हें संभल कर खर्च करना, फालतू में मत उड़ाना। मम्मी के जाते ही तुम सोफे पर गिर गए और छत को देखने लगे। 20 लाख चले गए और खर्च करने के लिए सिर्फ 6 लाख बचे। वैसे तो सिस्टम हर सेकंड 1 रुपया दे रहा था, यानी दिन के 86,400, पर वो पैसे सिस्टम के अंदर थे, तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं। तुम मम्मी के सामने हवा से पैसे तो नहीं निकाल सकते थे। चलो कोई बात नहीं। तुमने आंखें बंद की और मन में सोचते ही सिस्टम का पेज सामने आ गया। अमीर बनाने वाला सिस्टम लेवल, एक एक्सपीरियंस पॉइंट, 3,25,000 बटे 10 लाख पैसे, 14,146 रुपए हर सेकंड की कमाई, 1 रुपया एक्सपीरियंस पॉइंट, 3,25,000। तुम सोफे से झटके के साथ उठ खड़े हुए। कुछ गड़बड़ थी। तुमने हिसाब लगाया कि पहले 12 लाख खर्च हुए थे तो पॉइंट 13 लाख के पास होने चाहिए थे, पर अब ये 3,25,000 कैसे हो गए? ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़े थे, ये वही 20 लाख थे जो तुमने मम्मी के पास भेजे थे। तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। दूसरों को पैसे भेजना भी खर्चा माना जाता है। अगर ऐसा है और मैं सारे पैसे बाहर भेज दूं तो? तभी दिमाग में एक ठंडी और मशीनी आवाज आई, सिस्टम की कमी का पता चल गया है, इसे ठीक किया जा रहा है। तुम बिल्कुल हैरान रह गए। इस सिस्टम के पास क्या कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है जो सब देख रहा है? भाई, ऐसा लगा जैसे ये सिस्टम साला तुम्हारे ऊपर ही नजर रखे हुए है। तुम मन ही मन गाली बकने ही वाले थे कि तभी वो रोबोट वाली आवाज फिर से गूंजी, सिस्टम की खामी, लूप होल को ठीक कर दिया गया है। इसके बदले होस्ट को मिलता है एक लूप होल डिटेक्शन बिग गिफ्ट पैक। क्या आप इसे लेना चाहेंगे? अब भाई, मुफ्त का माल कौन छोड़ता है? तुमने बिना सोचे समझे तुरंत कह दिया, हाँ दे दो। बधाई हो, होस्ट को मिलती है शील्ड टेक्नोलॉजी की 51% की हिस्सेदारी, शेयर। अब ये शील्ड टेक्नोलॉजी क्या बला है? अगले ही पल जानकारी का एक बड़ा सैलाब तुम्हारे दिमाग में किसी पानी की तरह भर गया। ढेर सारे शब्द, तस्वीरें और डेटा, सिर्फ 3 सेकंड में सब तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया। तुम सोफे पर बैठे के बैठे रह गए, मुंह खुला का खुला। ये शील्ड टेक्नोलॉजी कोई ऐसी वैसे कंपनी नहीं थी, बल्कि सिलिकॉन वैली की एक धांसू साइबर सिक्योरिटी कंपनी थी, जिसे एमआईटी और स्टैनफोर्ड के कुछ जीनियस लड़कों ने मिलकर शुरू किया था। इसके सारे क्लाइंट्स दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में से थे और इसकी कुल कीमत, भाई साहब, $50 करोड़, $500 मिलियन। अब $50 करोड़ का 51% शेयर। तुमने उंगलियों पर हिसाब लगाना शुरू किया। ये हुआ करीब $25.5 करोड़। अगर इसे इंडियन करेंसी में बदलें तो ये बैठता है लगभग 1,800 करोड़ रुपए। भाई, इतनी बड़ी रकम देखकर तुम्हारी उंगलियां छोटी पड़ गईं, हिसाब ही नहीं हो पा रहा था। तभी सिस्टम के स्टोर में एक फाइल आ गई। तुमने जब शेयर के वो कागजात, सर्टिफिकेट खोलकर देखे तो सब कुछ अंग्रेजी में था। रंग बिरंगे कई सारे स्टैंप लगे हुए थे। कानूनी रूप से एकदम पक्का काम, कोई उंगली नहीं उठा सकता था। पर दिक्कत ये थी कि तुम्हें तो अंग्रेजी के 26 अक्षर भी ढंग से याद नहीं थे। ऐसे में तुम सिलिकॉन वैली जाकर उन तेज तर्रार लड़कों से क्या खाक बात करते? उनसे ये पूछते कि हमारे कंचनपुर की बनी हुई लाल वाली भुनी हुई मीट अच्छी है या नहीं। इससे तो अच्छा यही
यही है कि आराम से शेयर होल्डर बनकर बैठो और साल के आखिर में जो भी मुनाफा डिविडेंड मिले उसे जेब में रखो और ऐश करो। तुम फिर से सोफे पर पसर गए, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लिया। वो जो अभी अभी 20,000 रुपए हाथ से जाने का दुख था ना, वो पल भर में हवा हो गया। तुम मजे से कोई धुन गुनगुना ही रहे थे कि अचानक दरवाजे का ताला खुला। डेजी, डेवी मान लो डेजी, हाथ में सब्जियों और सामान के ढेर सारे थैले लिए अंदर आई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। तुम तुरंत सोफे से उठ खड़े हुए, चेहरे की वो सारी अमीरी वाली मुस्कान गायब की और वापस सोफे पर ऐसे लेट गए जैसे गहरी नींद में हो। अगर सोना ही है तो अपने कमरे में जाकर सोना, सोफे पर ऐसे पसरे हुए हो, अच्छे भले नहीं लग रहे, डेजी ने टोकते हुए कहा। तुमने आंखें खोली, मेरा कमरा, तुम्हें तब जाकर होश आया कि जब से तुम इस नए घर में आए हो तुमने तो पूरा घर घूमकर देखा ही नहीं कि ये कैसा दिखता है। डेजी तब तक किचन में जा चुकी थी। उसने वहीं से अपनी गर्दन बाहर निकाली और गैलरी के आखिरी छोर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो जो बंद दरवाजा दिख रहा है वही। साफ सफाई मैंने एकदम चकाचक कर दी है। अलमारी के अंदर कंबल और तकिया रखा हुआ है। तुम सुस्ती से पैर घसीटते हुए उस तरफ बढ़े। दरवाजे का हैंडल वो सबसे सस्ता वाला प्लास्टिक का था जिस पर सिल्वर पेंट होता है। दबाने पर थोड़ा अटक रहा था। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, देखने में करीब 10 बाई 10 का रहा होगा। 1-2 मीटर का लकड़ी का तख्त बेड दीवार से सटाकर रखा था। उस पर हल्के नीले रंग की चादर एकदम सलीके से बिछी हुई थी। तकिए के कवर से अभी भी वॉशिंग पाउडर की हल्की खुशबू आ रही थी। सामने ही एक 3 दरवाजों वाली अलमारी खड़ी थी जिसका बीच का दरवाजा थोड़ा झुका हुआ था और ठीक से बंद नहीं हो रहा था। उसके खुले हिस्से से अंदर सलीके से रखे हुए कंबल दिख रहे थे, एक मोटा और एक पतला। कमरे में ना तो कोई पढ़ने की मेज थी, ना नाइट लैंप और ना ही ऐसी। तुम दरवाजे के पास खड़े होकर फ्रेम को पकड़े रहे, अंदर नहीं गए। तुम बस उस सजे हुए बेड को काफी देर तक निहारते रहे। कंबल एकदम नया था, पर वो जो चादर थी ना, वो इतनी बार धुली जा चुकी थी कि उसके कोनों पर छोटे छोटे रोए निकल आए थे। तकिए के ठीक बगल में एक छोटा सा लैवेंडर की खुशबू वाला पाउच पाउडर का पैकेट रखा था जो बैंगनी रंग का था और उस पर एक सुंदर सा रिबन बंधा हुआ था, वही जो मार्केट में 5 रुपए में मिलता है। उसे नहीं पता था कि तुम कब वापस आओगे, लेकिन फिर भी ये कमरा हमेशा साफ रहता था। कंबल को धूप दिखाई जाती थी और चादरें बदली जाती थी और वो 5 रुपए वाला खुशबू का पैकेट ना जाने कितनी बार बदला जा चुका होगा। तभी किचन से मीट काटने की आवाज आने लगी, खट खट खट, एकदम एक जैसी रफ्तार में। तुम कमरे के अंदर गए और बेड के पास बैठ गए। तुमने हाथ बढ़ाकर तकिए के पास रखे उस खुशबू वाले पैकेट को छुआ। उसका कपड़ा थोड़ा खुरदुरा हो चुका था और अंदर के सूखे फूलों की खुशबू भी लगभग खत्म हो चुकी थी। इसे बदलने का वक्त आ गया था। तुमने उसे वापस उसी जगह रख दिया और बेड पर लेटकर सफेद छत को देखने लगे। किचन से तेल में कुछ छकने की तेज आवाज आई और साथ ही डेजी के बेसुरी आवाज में गाना गुनगुनाने की आवाज भी। तुमने अपने दोनों हाथ सिर के नीचे लगा लिए और तुम्हारे होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, माना कि ये जगह उस बड़े से आलीशान बंगले जैसी नहीं थी, पर भाई यहाँ के कोने कोने में अपनेपन का एहसास था। तुम किचन के दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। अभी 20,000 रुपए का गम पूरी तरह भूला भी नहीं था कि उस बनते हुए मीट की खुशबू ने तुम्हारी भूख चमका दी। चिमनी की आवाज गूंज रही थी और मीट गरम तेल में अच्छे से भुन रहा था। जैसे ही उसमें मसाले का गाढ़ा सूप डाला गया, एक तेज आवाज के साथ सफेद धुआं पूरे किचन में फैल गया। तुमने लंबी सांस खींचकर खुशबू को अंदर भरा और थूक निकला, मम्मी पापा कब तक आएंगे? वैसे तो इस टाइम तक वो आ जाते हैं। डेजी ने बिना सिर उठाए कढ़ाई में थोड़ा सा सोया सॉस डाला और हाथ चलाते हुए बोली, तुम्हें भूख लगी है क्या? थोड़ा सब्र करो। अब सब्र नहीं होता ना मम्मी, दोपहर को बस 2 लेग पीस खाए थे। तुम्हारी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक बाहर के दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज आई, क्लिक। तभी एक भारी और थकी हुई आवाज अंदर आई, वाह क्या खुशबू है, आज मीट बना है। आज ऐसा क्या खास दिन है जो मेरे लिए ये सब बन रहा है? तुमने तुरंत किचन से आधा बाहर निकलकर दरवाजे की तरफ देखा। एक मजबूत कद काठी के अधेड़ उम्र के अंकल, तुम्हारे पापा, झुककर अपने जूते उतार रहे थे। तुमने आवाज दी, पापा। वो जूते उतारता हुआ हाथ वहीं थम गया। कमलकांत, तुम्हारे पापा ने झटके से सिर उठाया और सीधे किचन के दरवाजे पर खड़े तुम्हें देखने लगे, पर अगले ही पल उनके चेहरे के भाव एकदम सख्त हो गए। तुमने तो कहा था कि इस साल नहीं आओगे, फिर अचानक कैसे आ गए? तुमने थोड़ा मुस्कुराते हुए उनकी तरफ 2 कदम बढ़ाए। बस ऐसे ही आपकी और मम्मी की याद आ रही थी, लेकिन तुम्हारे पापा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो नीचे देखकर वापस चप्पल पहनने लगे, पर तुमने साफ देखा कि उन्होंने चप्पलें उल्टी पहन ली थी, बाएं पैर की चप्पल दाएं पैर में, और उनके कान के पीछे का हिस्सा थोड़ा लाल हो गया था। तभी किचन से डेजी की तेज आवाज गूंजी, अरे विकास, तुम वहां दरवाजे पर क्यों खड़े हो? क्या पहरेदार बने हो? चलो जल्दी से ये प्लेट बाहर ले जाओ, और आप सुनिए, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आइए, खाना तैयार है। तुम्हारे पापा ने हम्मा कहा
और सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ गए। जब वो तुम्हारे पास से गुजरे तो उनके कदम एक पल के लिए धीमे हुए। वो रुके नहीं, सीधे आगे बढ़ गए। पर तुमने देख लिया था उसी एक पल में तुम्हारे पापा की आंखों के कोने थोड़े गीले हो गए थे, इतनी जल्दी कि कोई और देख ही ना पाए। जब रात के खाने की टेबल सजी तो तुम तो देखते ही रह गए। एकदम लाल लाल भुना हुआ मीट, भाप उड़ता हुआ सूप, सूखी चटपटी बोटी और रस्सेदार सूप, पूरे 8 किस्म के आइटम थे। तुम्हारे घर में ऐसा खाना तो त्योहारों पर भी मुश्किल से बनता था। तीनों लोग उस छोटी सी टेबल के पास बैठ गए। डेजी ने तुरंत मीट का एक बढ़िया पीस उठाकर तुम्हारे पापा की थाली में रखा और साथ ही साथ तुम्हारे शहर में पैसे कमाने और बिजनेस की कहानियों को थोड़ा और बड़ा चढ़ाकर सुनाना शुरू कर दिया। तुम चुपचाप खाना चबाते रहे, बीच में बोलने की हिम्मत नहीं हुई। और तुम्हारे पापा वो पूरे समय बस हम अच्छा करते रहे और चुपचाप खाना खाने में लगे रहे। पर तुमने एक बात नोट की, तुम्हारे पापा ने आज 3 बार चावल मांगे। वैसे वो 2 प्लेट से ज्यादा कभी नहीं खाते थे। जब वो तीसरी बार चावल ले रहे थे तो डेजी ने भी उनकी तरफ अचरज से देखा, पर तुम्हारे पापा ने ऐसे जताया जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं, और उन्होंने ऊपर से एक बड़ा चम्मच भरकर मसालेदार तरी चावल पर डाल ली। तुम अपना सिर झुकाकर खाना खाते रहे और अपनी हंसी को रोकने की पूरी कोशिश करते रहे। खाना खाने के बाद बर्तन समेटकर किचन में रख दिए गए। नल से पानी बहने की आवाज आ रही थी। तुम और तुम्हारे पापा सोफे के 2 अलग अलग कोनों पर बैठ गए। हॉल का पंखा चर चर की आवाज करते हुए घूम रहा था, पर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी अचानक तुम्हारे पापा ने कहा, चलो जरा बाहर घूम कर आते हैं। तुमने हैरान होकर उनकी तरफ देखा। वो हाथ में हवा करने वाला पंखा, हैंड फैन लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ चुके थे। तुम एकदम चकित रह गए, क्योंकि तुम्हारी यादों में तुम्हारे पापा कभी भी ऐसे इंसान नहीं थे जो खुद से ऐसी बात कहें। This content is made for educational and entertainment purposes only. All movie clips and visuals belong to their respective owners. Thank you for watching.